professional colleagues. I, CA Ashish Sogani, wishing you a happy Diwali. I would like to welcome on behalf of the Jaipur branch of Institute of Chartered Accountant of India. I welcome Chairman CA Anil Yadav ji, Secretary CA Kuldeep Gupta ji, and today's speaker CA Shubham Jain. CA Shubham Jain in practice and has vast experience in the field of NCLT, insolvency matter, ROC matter, and revival of companies matter. It is great pleasure to inform that today topic is to revival of companies under section 252 of Companies Act. I welcome CS Shubham Jain to deliver his topic. Thank you, Ashish. First of all, I would like to thank ICICI Jaipur chapter to providing me an opportunity to present my overview on NCLT and revival. And special thanks to Anil Yadav sir, Chairman, Kuldeep sir, Secretary, and to all the members, committee members. See, before आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ है, किस तरीके से अपन अपनी कंपनी को अगर स्टक ऑफ हो जाए आरओसी से तो किस तरीके से अपन उसको रिवाइव कर सकते हैं। देखिए इसमें दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो कंपनी ऑलरेडी आरओसी आपकी स्टक ऑफ कर चुकी है सेक्शन 248 के अंदर, और एक वो कंपनी जो एक्टिव है लेकिन उनकी कंप्लायंसेस पेंडिंग है। अगर जो कंपनी आपकी स्टक ऑफ हो चुकी है तो उस केस में प्रोफेशनल्स, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे आईसीडब्ल्यू हो, वो अंडर सेक्शन 252 ऑफ द कंपनीज एक्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप जब सेक्शन 252 के अंदर एप्लीकेशन डालेंगे तो उससे पहले यह है कि आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन से आरओसी ने उसको स्ट्राइक ऑफ करा है। क्यों हमारी कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ करा गया कि हमको ऑफिस से एप्लीकेशन डालनी पड़ी एनसीएलटी के अंदर कि रिवाइव करा जाए। फर्स्ट, जब रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि आपने 1 ईयर के अंदर, जैसे ही आपका सीओआई आया उस दिन के 1 साल के अंदर आपने किसी भी तरीके का बिजनेस कमेंस नहीं करा। सेकंड, आपने 180 डेज के अंदर INC 20A, INC 20A मतलब जो कि आपका कमिटमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म है जहां पे आप सब्सक्राइबर मनी का प्रूफ देते हैं, फाइल करते हैं सर्टिफिकेशन के साथ। थर्ड, जब आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर के कोई भी तरीके के एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली फाइल नहीं करे हैं, तो ये वो सारे रीजंस हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपकी कंपनी एक तरीके से एक्टिव नहीं है। अब आरओसी कोई भी तरीके का डिसीजन जब तक नहीं लेगा जब तक एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको नहीं दी जाए। उसके लिए सबसे पहले वो SCK-1 इशू करेगा कंपनी को और उनसे ये रीजन जानना चाहेगा दैट व्हाई यू आर नॉट एबल टू स्टार्ट और कमेंस योर बिजनेस, क्यों आपने अपनी फाइलिंग नहीं करी है। देखिए इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं कि मान लीजिए आपने 2 साल के अलावा फाइलिंग नहीं करी और इवन आपने 2 साल की फाइलिंग ना करने के बावजूद भी आपने डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस नहीं लिया, आपने आरओसी को एप्लीकेशन नहीं लगाई कि आप हमें सब डॉर्मेंट कर दीजिए, तो आरओसी के बाद एक सफिशिएंट ग्राउंड होगा आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए। सेम आप देख सकते हैं पूरे पीपीटी स्क्रीन पे सारे प्रोविजंस मेंशन हैं जो ग्राउंड्स अवेलेबल है आरओसी के पास आपको आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये ध्यान रखने की है कि अगर आपकी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लायबिलिटी से हट गए। आपकी लायबिलिटी मेंटेन रहेगी। जो भी प्रोसिक्यूशन हैं, जो भी सेक्शन 494 या फिर 92 या अदर सेक्शंस में आपके अगेंस्ट जाना है वो आपके अगेंस्ट जाएगा। उसमें कोई भी तरीके की ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप कंपनी बंद हो गई तो आप फ्री हो गए, नहीं। देखिए मेन की हाईलाइट जो एक मैंने समराइज फॉर्म में मेंशन करी है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस वजह से एक कंपनी को आरओसी स्ट्राइक ऑफ करता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट आप अगर केयरफुली रीड करेंगे तो क्लियरली मेंशन दैट इफ यू आर अनएबल टू कमेंस योर बिजनेस, या आप पिछले 2 इयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न आप नहीं फाइल कर पाए, देन इन दैट केस आरओसी हैज कंप्लीट पावर कि आपको स्ट्राइक ऑफ कर सके। दूसरा, आप
180 डेज के अंदर आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपने नहीं फाइल करा, तो दैट विल बी आल्सो अ रीजन कि आपकी कंपनी भैया काम नहीं कर रही है। दैट विल बी अ सफिशिएंट एंड इनफ ग्राउंड टू दी आरओसी कि आपको सेक्शन 248 के अंदर आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन एनसीएलटी में जब रिवाइवल के लिए लगाएंगे तो इफेक्ट आएगा। सबसे पहले अपन ने सेक्शन देखा था 248। 248 क्लियरली बोलता था कि आरओसी के पास वो 4 to 5 ग्राउंड हैं। अगर वो ग्राउंड पे आरओसी को लगता है कि वो एक भी ग्राउंड का आपने वायलेशन करा ए से लेकर ई तक 248 के, तो वो क्लियरली आपको एसटी के 1 इशू करेगा, एक दो एसटी के 5 इशू करेगा फाइनल रिमाइंडर के रूप में। एंड फाइनली अगर आपका रेस्पॉन्स नहीं आया देन एसटी के 7 के अंदर ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके कंपनी को स्टॉक ऑफ कर दिया जाएगा। अब स्टॉक ऑफ करने के बाद सेक्शन 252(1), 252(3) इम्पैक्ट होगा। 252(1) सिंपल सा सेक्शन प्लेन रीडिंग में बोलता है that any person, it is very important to note that it is any person whoever is concerned or aggrieved by the order of the registrar may file an appeal. It is very important. It is an appeal. It is not an petition. They can file an appeal within 3 years from the date of order of the registrar. One important practical aspect जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ registrar. अब ये 3 year आप कौन सी डेट से लेंगे? जिस दिन आपका एसटी के 7 ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हुआ उस दिन से आज तक का आप ये काउंट करेंगे। उसके अंदर आप 252(1) के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं फॉर द रिवाइवल ऑफ द कंपनी। सेकंड, व्हाट इफ कि अगर आप 3 साल तक फॉर एनी रीजन आप नहीं फाइल कर पाए तो इन दैट केस सेक्शन 252(3) भी आपको एक रिलीफ देता है। वो ये बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, आप पिछले 3 साल के अंदर नहीं फाइल करता है अपील, हम आपको 20 years प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बढ़ गई है। 252(1) के अंदर every person was concerned or any person interested, but in section 252 subsection 3, any company, that means by the board of directors on the behalf of company, member, creditor and workman, apart from them कोई और फाइल नहीं कर सकता अब अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ 248। आई होप ये क्लियर है। सेक्शन 252(1) और 252(3). 252(1) के अंदर 3 year का रेस्ट्रिक्शन है, 252(3) के अंदर 20 year का रेस्ट्रिक्शन है विद रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पर्सन, कंपनी, मेंबर, क्रेडिटर, वर्कमैन। देखिए दो मेन कंसेप्ट से आज अपना वेबिनार आगे बढ़ेगा। एक तो होगा एक स्ट्राइक ऑफ जो एक कंपनी सेल्फ खुद करवा रही है फास्टैग स्कीम के अंदर 248(2) के अंदर, एक आपका स्ट्राइक ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने कर दिया ऑन द ग्राउंड मेंशन अंडर सेक्शन 248 कि आप कमेंसमेंट नहीं कर पाए, आप 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाए, या आप सब्सक्राइबर मनी जमा नहीं कर पाए। तो सबसे पहले अपना डिस्कशन अपन रखेंगे कि सेल्फ कंपनी किस ग्राउंड पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन पे किस किस तरीके से खुद सेल्फ स्ट्राइक ऑफ करवा सकती है आरओसी को रिक्वेस्ट करके। देखिए इसका प्रोविजन एक बार देखते हैं 242। कंपनी आरओसी को STK2 इस फॉर्म जो आप एमसीए पे अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, यहाँ पे आप क्यू मोटो खुद से आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि दैट हमारी कंपनी में कोई भी एसेट नहीं है, कोई भी लायबिलिटीज नहीं है, हम हमारी कंपनी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और हम जो आपके कंप्लायंसेस में चाहे स्पेशल रिजोल्यूशन से या 75% कंसेंट लेके हम हमारी कंपनी को बंद करना चाहते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर ये मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये बाद में इसके ड्राफ्ट भी मैंने शेयर करूंगा आपसे। क्योंकि सबसे पहले कोई भी कंपनी के अंदर डिसीजन होगा, सबसे पहले उसके लिए बोर्ड मीटिंग कॉल की जाएगी। बोर्ड मीटिंग में आप प्रॉपरली आपका नोटिस आएगा बोर्ड मीटिंग का। बोर्ड मीटिंग में आप प्रॉपरली एजेंडा रखेंगे कि कंपनी को हम क्लोज करना चाहते हैं, कंपनी की कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है, हम हमारा एफिडेविट रख रहे हैं,
सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि अगर आपकी कंपनी में कोई भी एसेट या कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग है, इन दैट केस आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। आपकी बैलेंस शीट बिल्कुल नील होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो एफटी के एक जाएगा वो नील होगा जब ही आपकी कंपनी क्लोज होगी। देखिए दो तरीके से अपन कंपनी को क्लोज करवा सकते हैं। या तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाएं मेंबर्स की मीटिंग में। अगर आप चाहते हैं कि इतने लंबे प्रोसेस में आप नहीं जाना चाहते हैं तो इन दैट केस आप 75% कंसेंट आप लें मेंबर की। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 100% कंसेंट लें मेंबर की। और उस कंसेंट का सिंपल सा लेटर आप इस फॉर्म में अटैच करें फॉर अप्रूवल ऑफ कंसर्न अथॉरिटी। देखिए बेसिकली आज तक मैंने जितने भी क्लोजर करे हैं उसमें मैंने ज्यादातर नहीं देखा कि कोई कंसर्न अथॉरिटीज का कोई ज्यादा इम्पैक्ट आता है, अनलेस अदरवाइज कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन उन्होंने कोई असल कर रखा हो। जैसे कि मान लो उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दे रखा हो या फिर कुछ ऐसा स्पेशल कुछ दे रखा हो, तो वहां पे अगर उनको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट पड़े तो वो आपको एक स्पेशल परमिशन से लेनी पड़ेगी। देन एप्लीकेशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जाएगी आपकी एसटीके 2 के अंदर। ये अपन पूरा जो डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है फास्ट ट्रैक क्लोजर का। एसटीके 2 के अंदर आपकी एप्लीकेशन जाएगी एक सिंपल सी आरओसी को डिनोट करते हुए दैट हमारी कंपनी से दैट वी डोंट हैव एनी एसेट एंड लायबिलिटी, हमारी कोई ड्यूज पेंडिंग नहीं है। हम चाहते हैं कि फास्टैग स्कीम के अंदर हमारी कंपनी को क्लोज करा जाए और हम कोई भी तरीके का बिजनेस कमेंस नहीं करा है हमने पिछले 2 सालों के अंदर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। ये अटैचमेंट सबसे पहला एसटीके थी। एसटीके थी एक इंडेमनिटी बॉन्ड है जो कि डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे देंगे। अब स्टैम्प ड्यूटी का जो कंसेप्ट है वो आपको हर स्टेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर अपन एज फार एज राजस्थान की बात करें तो आप 200 रुपए के स्टैम्प से आप इसको इंडेमनिटी बॉन्ड को लेके आप एसपीसी बना सकते हैं। देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो कि केवल एक चार्टेड अकाउंटेंट इन टैक्सेस सर्टिफाई करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है कि 30 डेज से पुराना नहीं होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये दिमाग में आएगा कि साहब मैंने आज स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, मैंने कंसेंट ले ली, तो मैं 30 डेज वहां से काउंट करूंगा या मैं कहाँ से काउंट करूंगा। जिस दिन आप आरओसी में फॉर्म फाइल कर रहे हैं उससे पहले के 30 डेज आपको काउंट करने पड़ेंगे, ना कि आपने जिस दिन आपके डॉक्यूमेंटेशन रेडी करे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एसटी के 4 जाएगा। फिर मैंने आपको बताया दिया अगर आप स्पेशल रिजोल्यूशन से अगर आप जा रहे हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन से बोर्ड रिजोल्यूशन जा रहे हैं तो कुछ केस में आपको 75% आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। देन अगर कोई अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है तो अथॉरिटी की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ ड्राफ्ट जो कि मैंने हमारे खुद के हैं वो हमने शेयर करें जिससे पता लग सके कि क्या लैंग्वेज है। लेकिन एसटी की थी जो कि इंडेमनिटी बॉन्ड की है। देखिए ये स्टाम्प पेपर पे जाएगा। रिमूवल ऑफ कंपनी की फिक्स फॉर्मेट है। जैसे कंपनी हमने ले रखी है उसका जैसे आपका एड्रेस आ जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनी, इसका आपका इसका रेफरेंस देते हुए कंपनी का एड्रेस क्या है। जैसे ये ओपीसी है तो इसी कंपनी में एक ही डायरेक्टर है तो इसमें एक ही डायरेक्टर इंडेमनिटी बॉन्ड देगा। और जितने भी डायरेक्टर होंगे उस सबका रेफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे आई है तो अगर 4-5 डायरेक्टर हो तो वी करके एक का रेफरेंस आ जाएगा। जैसे देखिए आई जो भी नाम है इनका सन ऑफ एड्रेस आ गया। इसके अलावा ये लिख रहे कि हाँ हमने एफिडेविट दिया दैट वी डोंट हैव एनी एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन जो भी आप डेट ले रहे हैं। देन फर्दर कि कंपनी कब से इनऑपरेटिव है। ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि कंपनी कब से इनऑपरेटिव है। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज लिस्ट आउट कंपनीज को कि हमारी कंपनी को क्लोज कर दिया जाए। एक इसके अलावा 3 अंडरटेकिंग आएगी कि कोई भी तरीके से हमारे अगेंस्ट ड्यूज पेंडिंग नहीं है और कोई भी तरीके के एसेट लायबिलिटीज का बाद में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये यहाँ पे उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, 2 विटनेस प्रॉपर्ली नोटराइज होंगी। और ये एसटीके 3 बनाते टाइम ये जो ध्यान रखिएगा कि जिस दिन आपका साइन हो रहा है उसी दिन आपकी नौकरी की डेट है। देखिए कभी कभार क्या होता है जैसे आपने स्टैम्प पेपर परचेज करा, स्टैम्प पेपर परचेज करने के बाद ये कोई जरूरी नहीं है कि उसी दिन आपके सबके डेट आए। ये इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आप साइन करो उसी दिन आपकी नौकरी हो, क्योंकि उसी उस साइन के पर्पज से ही तो वो एक नोटरी पब्लिक वाला को सर्टिफाई करेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने कहीं जगह फेस देखी है करते हुए कि साइन की डेट आपकी अलग है और नोटरी की डेट बाद में आपकी अलग आ रही है। तो ये बहुत बड़ा इशू देखा है बनते मैंने कि ये इंश्योर है कि साइनिंग और नोटरी डेट सेम है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेट है एक एसटीके 8 का। ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जो कि एमसीए से लिया हुआ है। अब देखिए इसमें नेम ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें शेयर कैपिटल इसकी 10,000 है। अब आप नीचे भी देखेंगे स्क्रीनशॉट पूरा आई थिंक कवर नहीं है। इसमें पीएनएल का जो
डेबिट बैलेंस है, इसमें लॉसेस दिखाते पूरा नील कर दिया, ना तो आपकी शेयर कैपिटल में कुछ है, ना ही आपके कोई लॉस में आपका कुछ भी पेंडिंग, सब कुछ नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बैलेंस शीट में कोई भी तरीके की लायबिलिटी ना है। अब कुछ क्वेश्चन तो आएंगे कि क्या लोन पेंडिंग है तो उस केस में क्या होगा। उस केस के अंदर आपको वेवर लेटर लेना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि अनसिक्योर्ड आपके लोन डायरेक्टर के रहते, अब आप उसको कैसे क्लोज करो, आप उसको वैसे तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी बैलेंस शीट मिल होनी चाहिए, मतलब वो आपसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो इन दैट केस ये आपको इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि उसको लॉस कैसे दिखाएं या उसको कैसे उसका वेवर लेके, और साथ में जैसे आप वेवर लेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके इनकम टैक्स में वो इनकम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वेवर लेते ही वो इनकम टैक्स में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सर ये आपको पूरा इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके एडजस्टमेंट होता है लॉफुली, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, एसटीडी एज के अंदर आप देखेंगे तो एक सिंपल बैलेंसिंग का उसका मैंने फॉर्मेट है। कभी कभार आरओसी आपसे डिटेल नोट्स टू अकाउंट और वो भी डिमांड कर लेता है, तो मैं ये आपसे कहूंगा जब आप वीडियो लगाएंगे तो उस समय सारे नोट्स वगैरह प्रॉपर उसमें रखें, तो बाद में आपके क्लोजर में कोई प्रॉब्लम ना है। ये एफिडेविट जो डायरेक्टर देगा, एक चीज अपन बीइंग अ प्रोफेशनल जो हमेशा मैंने देखी है कई बार लोगों से मिस होती हुई, कि डायरेक्टर अपन को बोलेगा हाँ साहब हमारा बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, हमारा बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, और अपन उसके भरोसे पर मान लेते हैं हाँ यार इनका बैंक अकाउंट क्लोज हो गया या जीरो का स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने तो बैंक अकाउंट क्लोज हो गया। नहीं साहब, ये केस मैंने देखा है जहां पे इस वजह से रॉन्ग सर्टिफिकेशन के केसेस गए हैं। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि अगर अपन कंपनी क्लोज कर रहे हैं तो उनसे एक बैंक क्लोजर लेटर लें जिसमें कोई भी तरीके का बैंक बैलेंस नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट है। एक ये एफिडेविट जो डायरेक्टर देंगे जिसमें अपना वो बताएंगे कि कंपनी का, देखिए फर्स्ट पॉइंट, द कंपनी डज नॉट मेंटेन एनी बैंक अकाउंट। अगर आपकी कहीं से जीरो का बैंक अकाउंट भी है तो वो भी गलत है, प्रॉपर क्लोजर लेटर विद सील स्टैम्प होना जरूरी है। कंपनी की कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है, कंपनी इनऑपरेटिव है, कंपनी की कोई भी तरीके के ड्यूज पेंडिंग नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कोई भी तरीके की इंक्वायरी आरओसी की, इनकम टैक्स की, कोई भी ईडी की या कोई भी और अथॉरिटी की अलग अलग सेक्शन पे पेंडिंग नहीं है, कोई भी तरीके की प्रोसिक्यूशन में कंपनी नहीं चल रही है, कंपनी लिस्टेड नहीं है, कंपनी सेक्शन 8 वाली कंपनी नहीं है, कंपनी के कोई भी तरीके के मैनेजमेंट इश्यूज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अपन ने ये तो देख लिया कि अपन एप्लीकेशन लगा देंगे एसटीडी 2 के अंदर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पर अपन कोई भी तरीके का अपन अप्लाई नहीं कर सकते क्लोजर के लिए। फर्स्ट, अगर कंपनी ने पिछले 3 महीने के अंदर अपना नेम चेंज करा हो, अपना रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करा हो, कोई अमालगमेशन या मर्जर कोई चीज चल रही हो, कोई बड़ी वैल्यू की प्रॉपर्टी सेल करी हो, या फिर आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज के अंदर एंगेज है जो आप नहीं बता पा रहे, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इसके अलावा एक दो चीजें, अगर आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज हैं और आपने एनसीएलटी में वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रखी है तो आप नहीं कर सकते, या आपकी कंपनी आईबीसी के अंदर है, इंसॉल्वेंसी के अंदर है और उसकी इंक्वायरी चल रही है, इन दैट केस भी आप जाकर भी अपनी कंपनी को एफिलिएट नहीं लगा सकते। बीइंग अ प्रोफेशनल अपन को इस चीज का ध्यान रखना है कि कंपनी के इन ग्राउंड्स को देख लिया जाए, जिससे अपन कहीं गलत सर्टिफिकेशन ना कर दे कि फिर कि हाँ नहीं ये ग्राउंड्स नहीं है। ठीक है आशीष सर, मैं ओवर टू यू। अगर हाँ सर। अपना टॉपिक हो गया है, अगर इसमें किसी भी कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो अपन क्वेरी ले सकते हैं इस टॉपिक पे आराम से। Is there any query? Please chat. शुभम सर, आई थिंक कोई क्वेरीज नहीं है, किसी का कोई चैट नहीं आया है। ठीक है, 1 मिनट और वेट कर लीजिए अगर कोई टाइप कर रहा हो तो। अपन 1 मिनट वेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट आज का मेन कोर स्ट्रीम है रिवाइवल की, तो अपन लिख लेंगे। रेस हैंड भी कर सकते हैं जो भी, अगर इनको जो भी क्वेरीज हैं। पायल मित्तल मैम हैज रेज्ड द हैंड। प्लीज सर एक बार उनकी क्वेरी एक बार प्लीज सुनेंगे। क्या इस पॉसिबल अगर कोई हैंडल कर दिया जाए। हाँ, पायल मित्तल जी ने रेजन किया।
पायल मित्तल जी का, एक सेकंड, मैं इनको वो करता हूँ, अनम्यूट कर दिया मैंने इनको। प्लीज आपकी जो भी क्वेरीज है। आई थिंक मैम की ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही, मैम मैसेज कर सकते हैं। उनका वीडियो भी मैंने चालू किया है वैसे। आई थिंक पायल जी का ये चालू तो कर दिया है सर, पर उनका कुछ सेंड कर रहा हूँ पायल जी की क्वेरी। शुभम जी आपके पास आ रही? मेरे पास आवाज नहीं है। कोई वॉइस नहीं है तो शुभम जी आपके पास आ गई क्वेरी उनकी? एक सेकंड। The company needs to wait for 3 months after change for the type of pay file for 500 to name. It means you have to wait for 3 months after the change. Yes, yes, Pylon, yes. But जो केसेस हैं वो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा केस है। अगर कंपनी बाइंडिंग अप में है, इन दैट केस नो। अगर कंपनी आईबीसी के अंदर है तो इन दैट केस नो। तो वी ऑलरेडी एक दूसरी एनसीएलटी एक आईबीसी कोर्ट के अंदर उसकी इंक्वायरी उसकी उससे रिलेटेड वर्किंग चल रही है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट केस यस वी हैव टू वेट फॉर दैट 3 months. Is there any query? Please raise hand. Shubham ji, I think continue because there is no any query or no one raise hand. So no issue sir. तो मेन स्ट्रीम का आज अपना टॉपिक है कि किस तरीके से अपन कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं। देखिए बिफोर डिस्कशन मतलब आपको ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इवन कोई न्यू प्रोफेशनल है या फिर कोई सीनियर प्रोफेशनल है तो सबसे बिगनिंग अगर एनसीएलटी में कोई केस से अपन स्टार्ट कर सकते हैं वो है रिवाइवल। रिवाइवल के केस में एज कम्पेयर टू आईबीसी केस जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है एंड इवन आप थोड़ी सी रीडिंग थोड़ी सी लॉ की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी प्रॉपर ड्राफ्टिंग एंड इवन विथ गुड कम्युनिकेशन अपन एक अच्छी तरीके से अपना एक पक्ष रख सकते हैं एनसीएलटी जज के सामने एंड मेंबर्स के सामने, चाहे टेक्निकल हो चाहे जुडिशियल हो। और अपन इवन अब आज के टाइम पे फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है। अभी मेरी लेटेस्ट हियरिंग जो भी हुई थी सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस पे हुई थी। इवन आई थिंक इट टेक क्वाइट 5 minutes टू कंप्लीट द हियरिंग। वहां पे ऑन द बिहाफ ऑफ petitioner आई वाज द काउंसिल एंड फॉर द रेस्पोंडेंट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी जो पूजा मैम है वो थी और ऑन द बिहाफ ऑफ इनकम टैक्स प्रदीप सिदावर साहब थे। Hardly the judge has asked you what are the grounds why you are want us to revive your company. So simply mention the simple grounds that we have the assets. हम हमारी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं that we have certain bank account. Even that simple और उन्होंने बस ये पूछा that आपका बोर्ड रेजोल्यूशन अटैच है, आपका प्रॉपर मेमोरेंडम ऑफ क्लियरेंस है। That was only question that was asked by them. कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड हियरिंग्स नहीं हो रही है। सिंस पैंडेमिक है थोड़े से जो डिसीजन है वो फास्ट हैं। पीओडीएस स्कीम का बेनिफिट सब उठाना चाहते हैं। गवर्नमेंट नोट कि पीओडीएस स्कीम आपकी 31 दिसंबर तक ही है तो वो भी थोड़े लिबरल है। तो इस केस में ये अपॉर्चुनिटीज है अपन प्रोफेशनल्स को कि अपन इस एक मीडियम का यूज करें अपनी नॉलेज एनहांस करने के लिए, अपना क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए। सो अगेन सेक्शन 248 पे मैं वापस आ रहा हूँ। सेक्शन 248 का पहला मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ, 248(1) का एंड 3 का। दैट इज जिस दिन आपका एसपी 7 का ऑर्डर आया उसके 3 साल के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं एनसीएलटी में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आरओसी कि आप हमारी कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई है, हम चाहते हैं इसको वापस रिवाइव करना। अगर आपका 3 ईयर आपका वो लैप्स हो जाता है, इन दैट केस आप 20 ईयर्स आपके पास अवेलेबल है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इन दैट केस
केवल कंपनी, वर्कमैन, मेंबर और क्रेडिटर ही अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट केस कोई भी पर्सन का जिसका कंसर्न या इंटरेस्ट है वो फाइल कर सकता है। देखिए, कोई भी कंपनी स्ट्राइक ऑफ होगी तो ऐसे टाइप की स्ट्राइक ऑफ नहीं होगी कि आपने ऑर्डर निकाल दिया। लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैव बीन गिवन राइट फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सबसे पहले STK1 नोटिस है, ये STK1 इशू होगा कंपनी को, कंपनी की मेल आईडी पे जाएगा, रजिस्टर ऑफिस पे जाएगा, डायरेक्टर की मेल आईडी पे जाएगा और मेल के एड्रेस पे जाएगा। STK1 के अंदर दे विल आस्क अस टू provide our reply within 30 days that why you are not able to commence your business। क्यों आप अपना बिजनेस नहीं कर पाए, क्यों आप पिछले 2 साल से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाए। फिर उसके बाद अगर उनका जवाब नहीं आता, आफ्टर दैट STK5 ROC एक और रिमाइंडर इशू करेगी, दैट इज अ फाइनल रिमाइंडर दैट if you are not able to comply or you are not able to reply or properly satisfy us, हम आपको 30 days के अंदर आपको टाइम देते हैं, रिप्लाई दिए, या तो आप कंपनी को एक्टिव करिए, कंपनी को बंद करिए, या CODS कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टिव में 2018 में आई थी पहले, जहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी सारी कंपनीज को जो आप फाइल कर सकते। फिर लास्ट आपका STK7 इशू होगा, दैट इज नाउ कंपनी ऑफिशियली क्लोज हो चुकी है, उसका नाम ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो चुका है। ये देखिए, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट MCA से ही लिया हुआ है। ये फॉर्मेट कोई भी आप STK5 आप नेट पे डालेंगे या फिर कंपनी का नाम डालेंगे तो याद रखिए फॉर्मेट पूरा इसका फॉर्मेट है ये कंपनीज को, और ये सेम फॉर्मेट आपके इंडेक्स में काम आएगा जब आप NCLT की अपील बनाएंगे। STK5 पब्लिक नोटिस, इट इज अ फाइनल रिमाइंडर, ये कंपनीज को पब्लिक नोटिस दिया गया है। ये STK7 कि आपकी ये कंपनी अब बंद हो चुकी है, अब कोई भी तरीके का आपका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आपके पास। देखिए, जैसे अपन ने पहले वाले केस में बात करी थी कि कौन से केसेस में आप खुद वॉलंटरी फास्ट ट्रैक स्कीम के अंदर स्ट्राइक ऑफ नहीं करवा सकते, वैसे ही कुछ रीजंस हैं जहां पे आरोपी चाहकर भी आपको कंपनी बंद नहीं कर सकता। और सबसे मेन रीजन है जो मैंने आज तक सारी कंपनी में, बहुत सारी कंपनी में देखा है, वो है चार्ज। अगर आपकी कंपनी में कोई भी चार्ज खड़ा हुआ है और आपकी कोई भी पेंडेंसी है, इवन 2008 से 9 से 10 से 11 से, वो कंपनी आपकी क्लोज नहीं होगी। इवन आपने भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि बहुत ज्यादा रीजन क्यों जिस कंपनी का चार्ज होता है वो कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि वहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर आ जाता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर के राइट को आप इफेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट है जहां पे आपका अगर कोई चार्ज खड़ा है, इन दैट केस कंपनी आपको स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगी। बट स्ट्राइक ऑफ नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो सकती, आपकी डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, आपसे और भी जो भी पैनल प्रोविजन अलग अलग सेक्शन पे वो इम्पोज हो सकते हैं, पर एक कम स्ट्राइक ऑफ नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट रीजन है जहां पर 248 के अंदर आरओसी आपको स्ट्राइक ऑफ नहीं करेगा, लिस्टेड कंपनी को नहीं करेगा साहब, क्योंकि सेबी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नहीं कर सकते। कंपनी जो कि डिलिस्ट हो गई है, लिस्टिंग रिक्वायरमेंट वैनिशिंग कंपनी जो मिल नहीं रही है कोई ना कोई रीजन से, जैसे अभी शुरुआत में आपको ध्यान है तो सोशल ट्रेड नाम से कंपनी आई थी, कुछ इस तरीके के जो मैसेज वगैरह में जो टाइप की कंपनीज आई थी, या मान लो 2067 के अंदर आरोपी आपसे इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चला रही है, आपसे कोई प्रोसिक्यूशन आपके इसके अगेंस्ट लॉन्च है आपके, या फिर मान लो आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन आपने लॉन्च कर रखी है, या आपके पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, या सेक्शन ए कंपनीज को भी क्लोज नहीं किया जाता। सेक्शन ए कंपनीज के पास भी आरोपी पावर नहीं है, उनको क्लोज नहीं करते। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे कि पहले एनसीएलटी कौन अप्रोच कर सकता है। एनसीएलटी अप्रोच करने के लिए कंपनी खुद सेल्फ बाय डायरेक्टर, कोई भी मेंबर, क्रेडिटर, वर्कमैन या कोई भी इफेक्टेड पर्सन, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो अंडर सेक्शन 252(1) के अंदर विद इन 3 इयर्स हो। अगर उसके बाद है तो केवल कंपनी मेंबर्स, क्रेडिटर्स एंड वर्कमैन और एनी अदर पर्सन हु इज कंसर्न, उसके लिए आरओसी को आपको एनसीएलटी को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपका किस तरीके से इंटरेस्ट है या कंसर्न है। एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ या कोई और पर्सन इसका इनडायरेक्टली तरीके से कंसर्न इंटरेस्ट हुआ तो एनसीएलटी को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राउंड क्या ग्राउंड होंगे जिससे आप अपील में आप क्या ग्राउंड लेंगे जिससे आपकी कंपनी को रिवाइव किया जा सके।
कंपनी के पास तो पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है, तब तक अपन पहले भी देख चुके हैं दैट इफ एनी पेंडिंग लिटिगेशन आर देयर, कंपनी स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती। सेकंड राउंड जो मैंने भी सबसे ज्यादा नोटिस करा है अपीलों में है, चाहे वो मेरी अपील्स की हो, चाहे मैंने बहुत सारी अपील्स पर्सनली अटेंड करी हो, चाहे एसेट की मॉनेटरी वैल्यू बहुत मैटर करती है। कोई भी कंपनी के अंदर वो एसेट है तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए कोई ना कोई चीज की वर्थ है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो, तो एक ग्राउंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड मेंशन होता है दैट रिक्वेस्ट करते हैं दैट इज टू एनसीएलटी मेंबर दैट वी होल्ड सम मॉनेटरी हाई वैल्यू एसेट, प्लीज प्रोवाइड अस अपॉर्चुनिटी सो दैट वी कैन रिकमेंड our business or any other reason, for example that is yeah that मिस एडवर्टाइज या इनएडवर्टेंटली हम फाइल नहीं कर पाए, हमें मौका दीजिए कि हम हमारी इनिशिएटिव में हमें वापस हम हमारी कंपनी को स्टार्ट कर सकें। और एक राउंड ये होता है हमारी कंपनी बहुत पुरानी है, हमारी कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्टस दिखते हैं हमें, हम कुछ कर सकते हैं, तो दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर रिवाइवल ऑफ द कंपनी। देखिए मेकिंग ऑफ एनसीएलटी रिवाइवल एप्लीकेशन, देखिए आप अगर आपके पास कोई टाइम या कुछ आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको एक रिवाइवल के अंदर आपको जब पैकेज आप एप्लीकेशन आप बनाएंगे तो ये चीजें आपकी उसमें होनी चाहिए। सबसे पहला आपका कवर पेज, कवर पेज आपका होना इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीएलटी को डिनोट कर रहे हो, कौन सी पार्टी है आपकी, पेटिशनर, रेस्पोंडेंट। मेमो पार्टी, मेमो पार्टी में आएगा कि रेस्पोंडेंट कौन कौन है, पेटिशनर कौन कौन है, लिस्ट ऑफ डेट्स, इवेंट्स एंड सिनॉप्सिस। इस सेकंड वाले अटैचमेंट और इंडेक्स के अंदर आप ये बताएंगे कि आपकी कंपनी को आरओसी ने स्ट्राइक ऑफ करा और आप इसलिए रिवाइव करवाना चाहते हैं क्योंकि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। लिस्ट एंड डेट्स में आप ये लिखेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, कंपनी का कंपनी के कुछ जैसे अगर कोई डायरेक्टर ऐड हुआ है, कोई इवेंट आया है, कोई ऑथराइज कैपिटल बढ़ी है या कुछ ऐसा इवेंट कुछ और आया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं उसके अंदर। नोटिस ऑफ एडमिशन, नोटिस ऑफ एडमिशन क्लियरली मेंशन आउट करता है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन की, प्लीज हम पेटिशनर हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें और हमें मौका दें हमारा पक्ष रखने का, हमारी कंपनी को रिवाइव करने के लिए आप और कोई भी ऑर्डर और आप कुछ पास करना चाहते हैं तो प्लीज आप करिए। Then it's fixed format application NCLT 9, NCLT 9 is application, वो एप्लीकेशन आपके NCLT में सबमिट होगी। Then सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपके सारे अटैचमेंट आ जाएंगे, आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए, एसपी के 5 जो मैं आपसे पहले कम्युनिकेट कर चुका हूँ, ये फाइनल रिमाइंडर है आरओसी का। एसपी के 7, देन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 साल के आईटीआर के साथ, अगर पिछले 3 इयर्स की अवेलेबल नहीं है, इन दैट केस यू कैन टेक 1 ईयर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर्स जो इनके अवेलेबल है। बैंक स्टेटमेंट कोशिश करिए कि आप लेटेस्ट एंट्री प्रोवाइड करा सकें अगर आपका बैंक ऑपरेटिव है। मेमोरेंडम ऑफ ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट है हम प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि बीइंग प्रोफेशनल अपन को मेमोरेंडम ऑफ ओपिनियन देना पड़ता है। अगर एडवोकेट है तो इन दैट केस वकालतनामा जाएगा। कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन जिसमें वो ऑथराइज करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टू फाइल एन एप्लीकेशन एंड टू दी प्रोफेशनल सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए that they are authorized on the behalf of the company that they can appear, represent or to do all necessary acts for on the behalf of the company. Then evidence regarding payment of fees. देखिए डीडी 1000 रुपये का लगता है, 1000 का डीडी आपका कंपनी रिवाइवल की एप्लीकेशन में लगेगा, अर्जेंट देंगे तो 1000 को और आपका एक्स्ट्रा लगेगा। एफिडेविट लगेगा, एफिडेविट ये बताएगा जो आपकी एनसीएलटी 9 के अंदर, देखिए एनसीएलटी 9 के आपके एप्लीकेशन की एनसीएलटी 9 के अंदर 4th नंबर की एप्लीकेशन एनसीएलटी 9 इसको वेरीफाई करेगा कि सारे कंटेंट जो कि है एनसीएलटी 9 के वो करेक्ट हैं, ट्रू हैं, और एक कॉपी ऑफ पास्ट डेटा अगर आप लगाना चाहें तो। अब देखिए प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला स्टेप जो आपका है वो आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि आप कंप्लीट एप्लीकेशन, एक कंप्लीट सेट ऑफ एप्लीकेशन आप रेडी करेंगे। एनसीएलटी में आपको कंप्लीट सेट रखना है, एक कंप्लीट सेट आपका आरओसी इनकम टैक्स में जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेट रेडी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आपका ओरिजिनल सेट जाएगा और उस ओरिजिनल के आपको 4 सेट्स करवाने हैं कॉपी। एक ओरिजिनल, एक कॉपी आपका एनसीएलटी में सबमिट होगा, एक आपका जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू वॉट, एक आपका आरओसी में जाएगा, और आपकी इनकम टैक्स की और आरओसी की रिसीविंग
दोनों आपके एनसीएलटी की ओरिजिनल और कॉपी की फाइल में अटैच होने ही कंपलसरी है। अगर आपने अटैच नहीं करे तो इन दैट केस आपको डिफेक्ट आ जाएगा, फिर आपका टाइम कंज्यूम होगा। बिकॉज अभी सीओडीएस स्कीम चल रही है, सीओडीएस स्कीम के अंदर आप नहीं चाहोगे कि आपकी रिवाइवल में कोई भी तरीके की डिले हो। 4 सच, एक ओरिजिनल और 3 कॉपी। Then hearing on the date, अब as all we know pandemic है तो फिजिकल हियरिंग हो नहीं रही है। और एज फार एज राजस्थान एनसीएलटी इज कंसर्न, जो चंडीगढ़ बैंक है वो अभी एनसीएलटी राजस्थान की हियरिंग ले रही है एंड दे आर वेरी कोऑपरेटिव। एंड अभी कुछ जैसे मेरी कुछ बहुत सारी हियरिंग्स हुई थी, उसमें सिंपली एक हमने हमारा पक्ष रखा प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट हमारी कंपनी में एसेट्स हैं, हमारी कंपनी में वैल्यूबल एसेट्स हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हैं और हमारे को फ्यूचर पर्सपेक्टिव लगता है, तो प्लीज वी रिक्वेस्ट यू टू पास एन ऑर्डर टू रिवाइव ऑफ द कंपनी। तो हियरिंग के बाद जब सबसे पहले प्रैक्टिशनर का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद एनसीएलटी जो अपने टेक्निकल और जुडिशियल मेंबर्स हैं वो इनकम टैक्स और आरओसी का भी व्यू जानते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एप्लीकेशन लगाएं उससे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरओसी की रिपोर्ट, आरओ जैसे ही अपन एक कॉपी आरओसी में सबमिट करेंगे, आरओसी के को रिपोर्ट देनी होती है एनसीएलटी को, दैट इज डिटेल रिपोर्ट की, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और सेम एक रिपोर्ट इनकम टैक्स देता है एनसीएलटी को। ये इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग के टाइम इंश्योर करें कि वो रिपोर्ट आरओसी से एनसीएलटी में जा चुकी है। अगर वो रिपोर्ट नहीं गई या नहीं पहुंची, इन दैट केस आपकी हियरिंग एडजॉर्न हो सकती है एंड दैट विल टेक टाइम, जो कि अभी के टाइम पे सीओडीएस स्कीम को देखते हुए अवॉइड अपन नहीं चाहेंगे ये चीज का डिले हो। देन वापिस से समराइज करते हैं, एक आपकी 4 कॉपीज जाएंगी, एक ओरिजिनल, 3 कॉपी, एक ओरिजिनल और एक कॉपी जाएगी आपके एनसीएलटी में, एक आपकी जाएगी इनकम टैक्स में, एक जाएगी आरओसी में। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेना भी बंद कर दिया था, तो दैट केस अपन आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से ऑनलाइन एनसीएलटी पे अपन रजिस्टर करके अपनी एप्लीकेशन को अपन पीडीएफ फॉर्म में लगा के अपन जा सकते हैं। देन आपकी फिजिकल कॉपी ऑफ ऑर्डर, जैसे ही आपका ऑर्डर आ गया इन फेवर, एनसीएलटी की साइट पे जाके आप 2 या 2 आई थिंक आफ्टर 4 to 5 डेज आप एनसीएलटी ऑर्डर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप वेट मत करिए कि सर्टिफाइड कॉपी आपके स्पीड पोस्ट से आएगी, बिकॉज अपने पास 30 डेज ही है कि अपन को सारी कंप्लाइंसेस जो पेंडिंग है कंप्लाइंसेस वो करना है और अपन को एनओसी 28 फाइल करना है। तो उस केस में आप ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड करके एक फिजिकल एप्लीकेशन आप आरओसी में अलॉन्ग विद बोर्ड सोल्यूशन अलॉन्ग विद मास्टर डेटा आप लगाएंगे, उनसे फॉलो अप करेंगे कि प्लीज सर हमारे मास्टर डेटा को एक्टिव करें जिससे हमारी कंपनी के पेंडिंग कंप्लाइंसेस हम कर पाए। देखिए डायरेक्टली कोई भी ऑर्डर आप एनसी 28 या कंप्लाइंसेस नहीं कर सकते, पहले फिजिकली आपको एक एप्लीकेशन अलॉन्ग विद बोर्ड सोल्यूशन कवरिंग लेटर ऑर्डर की कॉपी आपको फाइल करनी पड़ेगी, रेगुलरली फॉलो अप करने पड़ेंगे। उसी के बाद जब आपका मास्टर डेटा टाइप ऑफ से एक्टिव में बदलेगा, उसके बाद ही आप सारे कंप्लाइंसेस कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, जो भी ऑर्डर के अंदर आपको टाइमलाइन दी गई है उसी के अंदर आप कंप्लाइंसेस करें। मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो मैं अभी देख रहा हूँ, आपने अगर उस टाइमलाइन को फॉलो नहीं करा, इन दैट केस ये आप रिमेंबर करिए, ऑर्डर की पावर जब एनसीएलटी के पास है, तो अगर आपका ऑर्डर आप नहीं फाइल कर पाए और आपका कॉन्डोनेशन लेना चाह रहे हो कि हम इस केस में फाइल नहीं कर पाए, प्लीज और टाइम ग्रांट करिए, तो वो पावर भी केवल एनसीएलटी के पास है। वो एक हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा और इट विल बी बिकम अ डिजास्टर कि अपन अगर उस टाइमलाइन के अंदर नहीं फाइल कर पाए। फिजिकल कॉपी जाएगी और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो फिजिकल कॉपी जाएंगी आरओसी में उसके इंडेक्स आप देख लीजिए, एक एप्लीकेशन बोर्ड सॉल्यूशन साथ में ऑर्डर में बोला गया होगा कि एक्स वाई अमाउंट पीएम केयर फंड में जाएगा, एनसीएलटी राजस्थान बार एसोसिएशन में जाएगा और कुछ अमाउंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स न्यू दिल्ली में। तीनों
ऑनलाइन, ये दोनों पेमेंट ऑनलाइन होंगे, केवल एनसीएलटी राजस्थान बार एसोसिएशन का डीडी जमा होगा। वो तीनों चीजें आपको एप्लीकेशन के साथ लगाकर ही देनी है आरओसी को, वरना आरओसी आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेगा और आपका 30 डेज का काउंटडाउन कंटिन्यू चलता रहेगा। फाइनली आपने सारे कंप्लायंसेस कर लिए, आपको INC 28 फाइल करना है। जैसे आप INC 28 फाइल करेंगे, आरओसी के पास ऑफिशियल गैजेट में आपका पब्लिश हो जाएगा नेम एक्टिविटी लिस्ट में। ये डिटेल प्रोसेस है। सबसे पहले सेम आप एनसीएलटी 9 के अंदर आप एप्लीकेशन लगाएंगे, एनसीएलटी 9 के अंदर आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारी कंपनी को प्लीज रिवाइव कर दिया जाए ये ग्राउंड्स के साथ। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा, आपके ऑर्डर आ जाएगा, आप ऑर्डर की कॉपी आरओसी में फाइल करेंगे। फिर सारे इंडेक्सेस जो मैंने आपको बताए हैं, डीडी जो एनसीएलटी बार एप्लीकेशन में जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन में जो भी अमाउंट सबमिट होगा या जो भी और दूसरा अमाउंट सबमिट होगा, देन हियरिंग एंड ऑर्डर, देन कॉपी ऑफ ऑर्डर विद आरओसी। मैं आपको वापस पहले बता चुका हूँ, एक ऑर्डर प्रॉपर तरीके से जाएगा, एप्लीकेशन जाएगी, बोर्ड रिजर्वेशन जाएगा, सारे अनाउंसमेंट प्रॉपर होंगे, वरना वही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस 30 डेज के अंदर अपन को सब कुछ करना है। फाइलिंग विद आरओसी एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी। देखिए, केवल आपने एनसीएलटी का ऑर्डर लिया है तो दैट इज नॉट ओनली सफिशिएंट, ये इनिशियल स्टेप है। इसके बाद आपकी जो भी कंप्लायंसेस हैं, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेंडिंग है, जो भी आपकी एनुअल रिटर्न पेंडिंग है, जो भी आपके INC 22 या कुछ भी 20A या फिर जो भी आपके पेंडिंग कंप्लायंसेस है एक्टिव वाला, या फिर DPT आपके कुछ पेंडिंग है, या फिर दूसरे कोई आपके कोई इवेंट बेस्ड फॉर्म्स हैं, तो वो आपको प्रॉपरली फाइल करने हैं। फिर आप 30 डेज के अंदर ऑर्डर के अंदर INC 28 फाइल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। INC 28 का कॉम्बिनेशन बहुत कॉस्ट टाइम कंज्यूमिंग पड़ जाएगा अगर अपन विद इन 30 डेज अगर इसी को कंप्लाई नहीं करा। देन ऑर्डर इन ऑफिशियल गैजेट, वंस कॉपी रिसीव हो गई, सब कुछ कंप्लायंसेस हो गए, आपका ऑर्डर आरओसी आप पास कर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि केवल अपन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव पे जाए, तो इस चीज का भी मेरा इंपॉर्टेंट था कि मैं बताऊं कि किस तरीके से ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और ऑनलाइन अपनी पेटिशन को फाइल करेंगे। क्योंकि 19 मार्च का जो सर्कुलर था, उसके अंदर कोविड को देखते हुए, एंड आई थिंक शायद 19 मार्च से पहले मेरी हियरिंग थी, वो भी ऑटोमेटिकली एडजन हो गई थी। एंड सारी मीटिंग जो भी हमारी हियरिंग थी, वो सब एडजन हो गए, ऑटोमेटिकली आगे पोस्टपोन हो गई। एंड आफ्टर दैट 21 अप्रैल को एनसीएलटी ने डिसाइड करा कि प्रिंसिपल बैंक और इन सबके साथ डिस्कशन करके कि हम सारे जो भी हियरिंग्स है वो ऑनलाइन होंगे। बट एक प्रॉब्लम जो एनसीएलटी राजस्थान के साथ थी कि यहाँ की बैंक जो है वो दिल्ली की बैंक है, दिल्ली मतलब दिल्ली की जो मेंबर्स हैं वो राजस्थान आके लेते थे। तो दैट मीन्स चंडीगढ़ और बैंक को ये एम्पावरमेंट दिया गया कि राजस्थान आरओसी के एक तो जो भी राजस्थान के जो भी मैटर्स हैं वो आप डील करेंगे, डिसीजन आप लेंगे और ऑर्डर आप पास करेंगे। ये डिटेल प्रोसेस है, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस है कि आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे वो आप सेम जैसे अपन इनकम टैक्स की साइट पर अपन ऐसे सीए रजिस्टर करते हैं या कोई भी साइट पर अपन सेम रजिस्टर करते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले देखिए, आपको एनसीएलटी की साइट पे जाना है। ये स्क्रीनशॉट है मेरे सिस्टम का, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस डिटेल में बता रखा है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद ये है कि अपन कौन सी कैटेगरीज ऑफ यूजर्स अपन हैं। आप एडवोकेट हैं, आप सीए हैं, सीएस हैं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आप रजिस्ट्रार, या इवन उनके लिए है रजिस्ट्रार कंपनी आरडी, जब उनको यहाँ पे कोई भी फाइल या उनको कोई भी उनका देना पड़ रहा है, आप आईटी हैं या फिर कोई और हैं या फिर इनकम टैक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, ये सिंपल स्टेप है एनसीएलटी पे आपको रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहले देखिए, आपको ये मैंडेटरी है, मैं आपको इसकी शॉर्ट कर दूं कि इसकी मैंडेटरी है। अब फिजिकल आप डॉक्यूमेंट फाइल अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, एट द करंट टाइम एक्सेप्ट हो रहे हैं तो बात अलग है, बट ये प्रोसेस आपको कंपल्सरी फॉलो करना है। फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर दैट हम कौन से प्रोफेशनल फॉर्म से हैं। आपको अपना पूरा नेम, एड्रेस, आप सीए हैं तो आपकी मेंबरशिप नंबर,
और सीएस है तो आप सीओपी नंबर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है, जो आपकी सीओपी या मेंबरशिप पे है, वो डालना है आपको। आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, लैंडमार्क डालना है कि कहाँ से आपका मतलब आपको पहचान सकेगी आसपास की जगह कौन सी है, पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, मेल आईडी डालना है, और ये करके आपको वेरीफाई करना है। एक बार आपने वेरीफाई कर दिया तो ये फिर आपका ये वाला वेरीफाई वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देन अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना कुछ प्रूफ सबमिट करना है, जैसे इवन योर सीए तो आपका जो भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसका जो भी नंबर है, और यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अब जो सबसे पहले प्रॉब्लम मेरी इस रजिस्ट्रेशन में मेरे साथ जो आई थी और मैंने कहीं से हैंडल करा है, जैसे आप यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन नहीं होता, बहुत टाइम लगा लेता है। तो दैट केस जो भी आप जिस स्टेट से आप एनसीएलटी में जाते हैं, वहाँ पे उनका ऑफिस है, वहां पे जाके आपको एक बार उनको पर्सनली बोलना पड़ेगा कि साहब देखिए हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया लेकिन हमारा नाम नहीं आया। अगर हमारा नाम नहीं आएगा तो इन दैट केस ये अपन उससे सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कि अपन काउंसिल कौन से हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि अपन डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाएं एंड देन फिजिकली अपन जाके ये चीज देखें कि हमारा नाम अपडेट हो गया है। क्योंकि हमारे साथ जब हमें अर्जेंट क्लीनिंग के मैटर थे तो हमारा नाम अपडेट नहीं होता, उसके लिए हम आगे नहीं जा पाए। तो ये इम्पोर्टेंट है। वंस आपका यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, इन दैट केस आपको आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके मेल पे जनरेट होगा। मेल पे जनरेट होने के बाद आप उस लॉगिन आईडी पासवर्ड को यूज कर सकते हैं और एनसीएलटी फाइलिंग और देखिए यूजर लॉगिन, यहाँ पे जैसे ही आपने सारी डिटेल डाली हैंड टू हैंड आपकी मेल पे और फोन पे आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। आप चाहो तो अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो कैप्चा कोड डाल के। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा रहे हो या आप एनसीएस में एप्लीकेशन लगा रहे हो। एनसीएलटी में लगा रहे हो तो इन दैट केस आपको एनसीएलटी में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एनसीएस में लगा रहे हो जो कि इसकी एप्लीकेशन ट्यूबनर है एनसीएलटी को, इन दैट केस यू हैव टू सेलेक्ट एनसीएस। ये देखिए, ये जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे इस केस में आपका एक डैशबोर्ड जनरेट होगा। अब डैशबोर्ड के अंदर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी फ्रेश फाइलिंग है या अब देखिए कंपनी सेक्टर के अंदर है या आईबीसी के अंदर है। अब कंपनी सेक्टर कौन से केसेस हैं आपके रिवाइवल के हो गए, ऑपरेशन के हो गए, मिस मैनेजमेंट के हो गए, और आईबीसी के अंदर देखिए दोनों ऑप्शन आपको। ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेलेक्ट सही ऑप्शन करें, क्योंकि अगर आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट करा तो दैट केस आपके डिफेक्ट आएंगे, फिर वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्योंकि जब तक आपके सारे डिफेक्ट दूर नहीं हो जाते जो भी आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन को, आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं होगी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि अपन देख रहे हैं कि अपना सेक्शन 252 की एप्लीकेशन है तो ये आएगा आपका कंपनी एक्ट के अंदर फ्रेश फाइलिंग वाला ऑप्शन है। और अगर आईबीसी का है जो कि अभी पता है कि सस्पेंडेड है तो वैसे भी ये फ्रेश फाइलिंग तो कुछ अभी होनी नहीं है। तो इन दैट केस आप सेक्शन 252 के अंदर कंपनी से फ्रेश फाइलिंग आप ले सकते हैं। अब देखिए ये पूरा कॉर्नर हो गया। यहाँ पे बेसिक डिटेल आप कौन से एनसीएलटी आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे दिल्ली ले रखा है। आप कंपनी अपील, क्योंकि इसमें कंपनी पेटिशन है, आप कंपनी अपील सेलेक्ट करिएगा क्योंकि हमारी वाली जब फर्स्ट हमने अपील लगाई थी तो हमारी ये डिफेक्ट आई थी कि इट्स नॉट अ कंपनी पेटिशन, इट्स अ कंपनी अपील। तो 252 पे जब आप एप्लीकेशन लगाएं तो प्लीज कंपनी अपील को ही देखिए। और भी कौन से ऑप्शन हैं आपके, मर्जर है, अमालगमेशन है, सारे ऑप्शन आपको कंपनी वाले सेक्शन में मिलेंगे आईबीसी के ऊपर वाले में। देन कौन से सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन लगा रहे हैं, अपन सेक्शन 252 1 में लगा रहे हैं, 252 3 में लगा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 3 इयर्स आप लगा रहे हैं 3 इयर्स वाले के अंदर तो आप 252 1 में लगाएंगे। अब देखिए इस स्क्रीनशॉट के अंदर 252 3 में लगाया है क्योंकि वो दैट इज मोर देन 3 इयर्स। अगर आपकी डिले या आपकी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ हुए मोर देन 3 ईयर हो गए, दैट मींस आप 252 3 के अंदर आप एप्लीकेशन लगाएंगे। इंडस्ट्री जो भी आपकी एक्टिविटी कोड है, आपका बिल्डर है, आईटी इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे जुडिक्शन आपकी जैसे अपनी राजस्थान आएगी क्योंकि वो दिल्ली बीइंग नॉट अ स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो आप यूनियन टेरिटरी सेलेक्ट करेंगे। क्या आप एमएसएमई सेक्टर्स हैं, यस नो, आप उसको एनालाइज करेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मैटर आपका कौन सा है, 252 है, 233 है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का है, मर्जर का है। फी अमाउंट देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि रिवाइवल के केस में जो फाइलिंग फी है वो 1000 फीस है। अब ये इंपॉर्टेंट है
क्या आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो या फिजिकल आप डीडी लगाना चाहते हो, ये आपसे है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आप फिजिकल भी डीडी लगा सकते हैं। सेकंड देखिए, फर्स्ट अगर अपन ने जैसे ही बेसिक डिटेल अपन ने भर दी तो देन पैकेजनल डिटेल। पैकेजनल आप देखिए, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहे हो या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहे हो, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या वर्कमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहे हो, क्या से लगा रहे हो, कंपनी का नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ऑथराइज पर्सन जो भी डायरेक्टर है, कोशिश करें कि डायरेक्टर की भी और कंपनी की मेल आईडी डालें। पैन नंबर आपको उनका डालना है और ये पैकेजनल लिस्ट आ जाएगी। अब ये जो भी पैकेजनर है आपके, उन सब की नीचे लिस्ट जनरेट हो जाएगी। जैसे कंपनी हुआ, कंपनी के बिहाफ पे जो डायरेक्टर हुए, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी का भी डालेंगे और दोनों डायरेक्टर का डालेंगे। इस चीज के डिफेक्ट हमारे पास आए थे बिकॉज हमारी एक कंपनी में 5 डायरेक्टर थे, तो हमने ऑथराइज केवल 2 को करा था, तो हमने कंपनी और 2 का ले लिया था, तो उनका डिफेक्ट आया था। तो दैट केस हमने पर्सनली जाके बोला था उनको, जब हमारे 2 ही डायरेक्टर ऑथराइज है तो हम सबकी टू डालें। तो ये इंश्योर करें जो भी मेमो पार्टीज हैं, जो भी आप पैकेज ले रहे हैं, अगर कोई डिटेल डालें, क्योंकि यहाँ पे भी डिफेक्ट बहुत आते हैं। रेस्पॉन्डेंट, रेस्पॉन्डेंट में जो भी आपके हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हुआ, जो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, तो उनके आप एक बार डिटेल डालें। Representative. Representative में आएंगे अपन, we are the council, we have duly authorized by the law, we have been authorized by our institute, by the constitution कि हम हमारा व्यू, हम प्रोफेशनल, we can represent in the tribunal, NCLT, so we are authorized। यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे। देखिए नीचे देखिए, एडवोकेट नेम, बार काउंसिल नंबर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब सबसे पहले आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हो, ये चीज अपडेट नहीं होती है एनसीएलटी की साइड से, तो आप आगे जा ही नहीं सकते जब तक आप अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट नहीं करेंगे। दैट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार जाके रेगुलरली उनसे अपडेट लें कि कभी कभार जैसे ऑनलाइन अपन अगर फ्रंट ऑफिस से नहीं कर पाए तो बैक ऑफिस से वो उसमें अपडेट करेंगे। तो भी अगर ये ऑप्शन अपन सेलेक्ट नहीं कर पाए, तो दैट केस अपन आगे अपना एज अ काउंसिल अपन सेलेक्ट नहीं कर सकते। दैट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क। अपन सब अपना सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सब कुछ है, अपन अपलोड स्टेज पे आने वाले हैं, बट अपन अब यहाँ पे शो नहीं हो रहे। दैट केस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हम हमारे यहाँ पे हमारा नाम आ गया है, नहीं आ रहा है तो एनसीएलटी विजिट करें, उनसे फिजिकली जाकर उनको कहिए तब हमारा नाम नहीं आ रहा है, हम फाइल नहीं कर पा रहे हैं, अब प्लीज यहाँ पे हमारा अपडेट करें। अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी पूरी पैकेज आपकी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपकी अपलोड होगी। अलॉन्ग विथ आपने यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं। एक आपको वो करनी है सबमिट, दूसरा आपको प्रूफ ऑफ सर्विस की आप एनसीएलटी में वो चीज जमा करवा चुके हैं, आप इनकम टैक्स में जमा करवा चुके हैं, आरबीसी में जमा करवा चुके हैं, उसकी रिसीविंग आप लगा सकते हैं। अगर आपने फिजिकल दिए तो रिसीविंग सकते हैं, या अगर आपने स्पीड पोस्ट या रजिस्टर एडी करा है तो आप रजिस्टर एडी भी आप लगा सकते हैं। देखिए, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है एक एक क्वेश्चन का करेक्ट तरीके से आंसर देना, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन का आपने बिना देखे या फिर बिना क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें यहाँ पे यस नो की जगह वाई या रिमार्क्स नहीं दिए, तो एक डिफेक्ट का रीजन बनेगा। फिर से आपकी टाइम आपका जाएगा, कॉस्ट आपकी जाएगी और आपके एफर्ट्स जाएंगे। ये सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए, जैसे एक आदम आपको रीड करके बताता हूँ, क्या पेटिशन एप्लीकेशन स्लैश क्या टेरिटरी जुडिशन ऑफ न्यू दिल्ली में है, अब्यूज ऑफ जुडिशन तो नहीं हो रही है, क्या सारी लेजिबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्योंकि आपको एक चीज क्लियर है कि एनसीएलटी के अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज नहीं अलाउड है, क्या आपने एनसीएलटी रूल्स को कंप्लाई करा है। तो ये सारी पेंडेंसी जो भी हैं आपकी, ये आपको सब इसमें सेलेक्ट करना है प्रॉपर ऑप्शन के साथ, और फिर आप सीधा सा आपकी जैसे ही आपकी फाइनल आप सबमिट करेंगे तो उससे पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, जिसमें क्लियरली सारी डिटेल्स को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रेजेंट किया होगा। देखिए, बेसिक डिटेल जो अपन ने फर्स्ट वाले कॉलम में भरी थी, एंड सेकंड पैकेजनल लिस्ट जो है, रेस्पोंडेंट लिस्ट, सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे प्रूफ ऑफ सर्विस, पेटिशन, रिमाइंडर, एडवोकेट जो भी हैं आपके, आपके जो भी एडवोकेट्स हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, आप जो भी एडवोकेट्स आप सिंगल हैं या आप किसी के साथ मिलकर अपने केस को देते हैं, तो ये आपका प्रीव्यू हो जाएगा। देन जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब आपसे बोलेंगे कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हैं 1000 रुपीज का, या ऑफलाइन आपने डिमांड ड्राफ्ट अगर आपने कराया तो उसको आप अटैच कर दीजिए। ये लास्ट स्टेप है आपकी पेटिशन का कंप्लीट होने का।
वापस से मैं आपको रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आपकी कंपनी अगर एसटीके 5 का जवाब नहीं दे पाई तो इन दैट केस एसटीके 7 में उसको क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 252(1) के अंदर या 252(3) के अंदर आप एप्लीकेशन बनाएंगे प्रॉपर इंडेक्सेस जो मैंने आपको बताया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीएलटी 2 नोशन, एनसीएलटी 9 आपकी एप्लीकेशन, एनसीएलटी 6 आपकी एफिडेविट वेरिफिकेशन, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, एमओए, क्यूआई ये आप अटैच करेंगे और आपकी पेटिशन रेडी है। पेटिशन रेडी होने के बाद सबसे पहले आप सर्व करें इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स की रिसीविंग आप ले लें, फिर आप सर्व करें आरओसी को, आरओसी की रिसीविंग ले लें, फिर आप रजिस्टर्ड एडी से करें। आई वुड रिकमेंड कि आपकी जो सर्विंग हो वो रजिस्टर्ड एडी से हो, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिकेट है। फिर उन दोनों की रिसीविंग जो फाइनल एप्लीकेशन एनसीएलटी वाले उसके इंडेक्स में आपकी फाइनल उसकी लग जाएगी और उसका एक ओरिजिनल सेट तो जाएगा, वैसे एक जाएगा कॉपी में। इससे पहले तक अभी सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, अभी मे भी पॉसिबल कि फिजिकली वापस से इन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ये जो मैंने आपसे डिस्कस करा कि आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं या ऑफलाइन आप पे करना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको ऑनलाइन पे करेंगे या फिर आप उसको ऑफलाइन पे करेंगे। ये जैसे ही आपका ये हो गया तो आपके दो ऑप्शन आ जाएंगे फाइनल, कंफर्म या कैंसिल। ये देखिए, आप अगर ऑनलाइन आप जमा कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। अगर ऑफलाइन आपने ऑलरेडी डीडी, आपने अगर कोई भी बैंक का डीडी चाहे आप जमा करवाएं चाहे कोई भी जमा कराएं, तो वो डीडी की आपको पूरी डिटेल डालनी है, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर डालना है, अमाउंट कितना है, कौन सा बैंक के नीचे देख सकते हैं लाइन में, कौन सी ब्रांच है। या फिर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, आपको फीस पे करके आप एप्लीकेशन को रेडी। अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और एक अपॉर्चुनिटी जो अपन देखते हैं, जो अपन लेटेस्टली गवर्नमेंट की तरफ से और एनसीएल की बैंक की तरफ से आई है कि आप जो भी अपील है आप ऑनलाइन अब अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। फिजिकल अपील में और ऑनलाइन अपील में मैंने जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये देखा है कि फिजिकल अपील में जब अपील फर्स्ट हियरिंग होती है तो उस केस के अंदर एनसीएल की जो मेंबर्स हैं वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम मीटिंग्स को अपनी एग्जाम करते हैं अपील को, क्योंकि बिकॉज आरओसी को भी अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, एनसीएलटी को इनकम टैक्स को भी अपना जवाब देना पड़ता है कि दे डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आरओसी को भी अपना ऑब्जेक्शन देना पड़ता है अगर अहम कुछ है या फिर इनको ये रिपोर्ट देनी पड़ती है दैट वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। इन दैट केस कभी कभार ये होता है कि आरओसी की तरफ से या फिर इवन इनकम टैक्स की तरफ से या अपनी तरफ से कोई चीज अगर मान लो इस फर्स्ट हियरिंग में नहीं हो पाए तो उसके लिए फिर अपने वो एडजस्ट करवा सकते हैं सेकंड हियरिंग तक, इवन थर्ड हियरिंग तक। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व एक ऑनलाइन हियरिंग के अंदर देखा है, इसके अंदर स्पीडली क्योंकि अर्जेंट मैटर्स हो रहे हैं, रिपोर्ट भी पास आ रही है, इवन इनकम टैक्स की तरफ से भी अगर रिपोर्ट नहीं आई है तो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो भी ऑर्डर्स उनको, हाँ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द एनसीएलटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, बट ऑर्डर फास्ट आ रहे हैं। एंड सेम जैसे अभी अपना कन्वर्सेशन चल रहा है, सेम वैसा ही कन्वर्सेशन एनसीएलटी जज और आपके बीच में होगा। सिंपल सा आपको आपके ग्राउंड्स दैट यू हैव टू पुट योर ग्राउंड्स दैट नीड टू बी जेन्युइन, यू हैव टू बी प्रॉपर प्रेजेंटेड, आपको रहना पड़ेगा, आपकी ड्राफ्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप अपनी बात को कन्वे कर सकें। देखिए कुछ क्या एप्लीकेशन जैसे ही अपन अपने ब्रीफ फैक्ट्स अपने जज के सामने अपन रखेंगे दैट माय लॉर्डशिप, हमारी कंपनी दैट के ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारी कंपनी में एक वैल्यूबल एसेट्स हैं, हम वापस से कुछ काम करना चाहते हैं, दैट वी वांट टू कंटिन्यू आवर ऑपरेशन, वी होल्ड वैल्यूबल एसेट्स। So after getting all this point, NCLT judge will ask you for the board resolution, प्लीज बताएं कौन से पेज पे आपका बोर्ड रेजोल्यूशन है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एक्सपीरियंस बताएं, आप प्रॉपर्टी के पेपर बताएंगे। हाँ एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रॉपर्टी पेपर शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर वो हिंदी में है तो प्लीज इंश्योर दैट इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रॉपर उसका हुआ है, प्रॉपर्ली सर्टिफाइड है तो प्रॉपर अथॉरिटी से, क्योंकि ऐसा स्टेज इन अर्लियर कि हिंदी कन्वर्सेशन वाली आपकी चीज वैलिड नहीं है एनसीएलटी की अपील के अंदर।
देखिए जैसे ही आपने अपना व्यू रखा, आपने अपने पॉइंट्स रखे, एंड दैट विल बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। आप, आई थिंक यू विल नॉट हैव मोर देन 2 to 3 minutes, 5 minutes आई थिंक मैक्सिमम आप अपनी बात को रखने का आपको मौका मिलेगा। 5 मिनट्स में आपको अपनी बात को प्रेजेंट करना है, तो इट शुड बी वेरी शॉर्ट, स्वीट एंड कंप्लीट। आपको अप टू द पॉइंट, एंड बेटर है कि आप एक पेज पे या एक समराइज, एक 5 to 6 लाइन से समराइज रख लेंगे आपको क्या क्या पॉइंट रखना है विद पेज नंबर। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप पेज को इधर उधर करेंगे तो दैट विल बिकम हैक्टिक। तो एक पर्टिकुलर पेज पे सारे पॉइंट आउट मेंशन करके दैट माय लॉर्डशिप वी होल्ड अ वैल्यूबल लैंड, वी हैव बीन कैरिंग आवर ऑपरेशन इनएडवर्टेंटली, हम फाइल नहीं कर पाए, हमको थोड़ी सी नॉलेज कम थी। तो व्हाट आर द पॉइंट्स यू हैव टू बी वेरी नाइस। आपको बहुत शॉर्ट स्वीट एंड क्लियरिटी के साथ आपको पेश रखना पड़ेगा अगर आपको अपने पॉइंट्स को उनके सामने रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट, वी शुड मेंशन कर्सी। आप बीच में अपन को इंटरप्रेट ना करें, दूसरा अपन उनकी बात सुने। सेकेंडली, एक सबसे बड़ा कंसर्न जब अराइज होता है जब जो मेंबर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो आप पे कॉस्ट इम्पोज करते हैं। लेकिन कोई भी कॉस्ट अगर इम्पोज होगी तो कहीं ना कहीं आपको भी दिखेगी और क्लाइंट के लिए भी है। तो उसको उस पॉइंट पर अगर आपको कोई मेंबर या कुछ आपको उन्होंने कोई अनाउंसमेंट दिया तो आप उसको प्लीज बहुत तरीके से उस बात को रखिए कि माय लॉर्ड से ये जो कॉस्ट आपने इम्पोज करी है कंपनी पे, प्लीज इसको रिकंसिडर करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको सही ढंग से बात को रखें, क्योंकि मैंने खुद में एक केस के अंदर देखा है कि अननेसेसरी का डिस्टर्बेंस, अननेसेसरी का अपने आर्ग्यूमेंट्स भी कभी कभार भारी पड़ जाते हैं। इन दैट केस एनसीएलटी ने डबल डबल कॉस्ट की इम्पोज करी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को कर्ची से रखें, एंड वो भी बात आपकी सुनते हैं और जेन्युइनली है तो वो आपका कंसर्न देखेंगे। और जैसे अपना अपना पॉइंट अपना अपन ने रखा, आरओसी राजस्थान या आरओसी वॉटेवर बॉम्बे, दिल्ली या फिर जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो अपने पॉइंट रखेगा कि उनको उस अपील पे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या वो एक चीज जो कहेंगे प्लीज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, या आरओसी से भी कहेंगे, आरओसी का व्यू यही होगा दैट इज टू कंप्लाइंसेस कंप्लीट करवाए कंपनी एक्टिव होने के बाद। तो मेनली ये भी होता है, और मैंने अभी तक इतने सारे केसेस में मेनली और कोई ऑब्जेक्शन नहीं देखा रेवेन्यू का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एंड आरओसी का, अपार्ट फ्रॉम दैट टू कंप्लाई विद द पेनल्टीज एंड टू फाइल और जो भी ड्यूज है उनके वो ये करेंगे। देखिए ये जैसे मैं आपको बताया, पूरा आपका जो सेकंड इंडेक्स होता है लिस्ट ऑफ डेट्स, इवेंट्स एंड सिनॉप्सिस, ये प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड होना चाहिए, क्योंकि इस पे ही आपकी पूरी अपील और वो निर्भर है। आप इसमें अगर क्लियरली लिख देंगे कि आपको किस दिन एसपी के 5 इशू हुआ, 7 कब इशू हुआ, बोर्ड रेजन आपने कब पास करा, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ होल्ड, कौन से पेज पे है, तो दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस एंड टू द मेंबर्स, टू द जज टू डिसाइड ऑन द मेरिट्स कि आपका केस डिजर्विंग है या नहीं है ऑर्डर के लिए। तो ये क्लैरिटी रहेगी तो उनके लिए भी आसानी रहेगी और आपके लिए आसानी रहेगी। बुलेटिन पॉइंट अपन बना के सामने पर रख सकते हैं। देखिए मेमो जो होगा, आप कम से कम आप ये थोड़ा सा इसमें 6 आवर्स वाला पॉइंट अभी रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज अभी आप एक बार जब आप एनसीएलटी में वो चीज अपन फाइल कर देते हैं, इन दैट केस आपको 6 आवर्स वाला पेंडेंसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अपोजिट पार्टी को भी अब आपसे पहले डिस्कस हो चुका है कि आप अपोजिट पार्टी को भी आप अपने पूरे अपील की कॉपी जाएगी, एक इनकम टैक्स में जाएगी, एक आरओसी में जाएगी। तब प्रोसेस ये प्रोसेस लाने का पीछे रीजन बैंक का और सेंट्रल गवर्नमेंट का यही था कि किस तरीके से इस कोविड सिचुएशन के अंदर अपन प्रोफेशनल्स को और क्लाइंट्स और कंपनीज को रिलैक्सेशन देंगे तो उनका जो काम है वो नहीं रुके फिजिकल हियरिंग की वजह से। और दिस इज वन ऑफ द ग्रेट जॉब जो कि मैं मानता हूँ हियरिंग्स के बाद की जो ऑनलाइन हियरिंग्स अटेंड हुई हैं, जो फास्ट डिसीजन आए हैं और जो टाइम आपका मेरा बचा है, और जो अपन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये वन ऑफ द गुड स्टेप्स हैं जो कि हिस्ट्री में लिया गया है एनसीएलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये फैसिलिटेट कर रहा है स्पीडी डिसीजन के लिए, पूरी बात अपनी रखने के लिए। और आपको मैं बताऊं सर, कल या परसों ही मैंने हाईकोर्ट का एक डिसीजन देखा था जहां पे अब एनसीएलटी को बोला गया है कि एनसीएलटी ने ये बोला है कि अब जो भी हियरिंग होगी
तो एक कोई भी पर्सन उस हियरिंग को अटेंड कर सकता है। पहले क्या था, 1-to-1 हियरिंग का कंसेप्ट था। मेरा जैसे ही नंबर आया, मेरा जैसे वीडियो ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली जज, आरओसी की तरफ से जो भी है इनका पैसे जो हम चारों का डिस्कशन होता था। अब परसों से ये चीज डिसीजन आई है हाई कोर्ट की कि आपके पास ये है कि कोई भी पर्सन आप अटेंड कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। इट्स वेरी वैल्यूबल। नॉलेज सबके साथ शेयर होगी, अपन देख सकते हैं। एडवोकेट और पार्टी मैं आपको बता चुका हूँ। एक लॉगिन आपको जनरेट, एक लॉगिन आईडी आप क्रिएट करेंगे। दरअसल प्रैक्टिकली अगर आपको बताऊँ तो जैसे मेरा अगर कोई केस है या किसी का भी कोई केस है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, ग्रुप क्रिएट हो जाता है व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे ग्रुप होने के बाद वो लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देते हैं, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। आपको म्यूट कर दिया जाएगा जब तक आपका टर्न नहीं आता। जैसे ही आपका टर्न आएगा आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, और आपको मैसेज में ऑलरेडी बता दिया जाएगा कि आपका केस नंबर ये है, केस नंबर अभी 1 चल रहा है, केस नंबर 20 आ रहा है, केस नंबर 20 आपका है। जब केस नंबर 18-19 आएगा तो आप अटेंडेंट हो जाए, और 20 आते ही आपका जो वीडियो है, आपकी जो साउंड है वो एक्टिव हो जाएगा, तो आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट या फिर कोई सा ऐसा प्रोसेस नहीं है जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आपका नंबर आएगा आप कम्युनिकेशन हो जाएगा। आई थिंक हार्डली 5 to 10 मिनट आपकी हियरिंग चलेगी, और उसके बाद आपके डिसीजन जो भी होंगे आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में, वो हैंड टू हैंड। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एज यू ऑल नो कि सीओडीएस स्कीम जो है वो 2020 के अपने दिसंबर तक ही है, 31 तक। आप जो भी अपनी पेंडिंग कंप्लाइंसेस हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, एनुअल रिटर्न के, आपके डीपीटी फॉर्म के, आपके कंप्लाइंसेस के, वो सब आप उस स्कीम के अंदर फाइल कर सकते हैं। अब फाइल करते हैं, अपॉर्चुनिटी तो आपके पास जनरेट हुई है, साथ में कई सारी कंपनी जो क्लोज हो चुकी हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उनको पहले एक्टिव कराया जाए, और एक्टिव कराने के बाद उस बैंक के अंदर आप जाएं। अब देखिए जैसे इसमें बॉम्बे बैंक लिखा हुआ है, वैसा बॉम्बे बैंक के अलावा जैसे राजस्थान की हियरिंग चंडीगढ़ बैंक में ली है, दिल्ली के भी मैटर हो रहे हैं। सब तरीके के बैंक के, अगर पर्टिकुलर स्टेट वो बैंक नहीं ऑपरेट करेगी तो दूसरे स्टेट के बैंक को वो अर्जेंट हियरिंग में मेटल दे रहे हैं। तो इट्स नॉट एन इशू। आई थिंक जब अर्जेंट हियरिंग में जो हमने पेटिशन फाइल एप्लीकेशन हमने फाइल की थी, इसका आई थिंक आफ्टर 1 वीक हमारी हियरिंग आ गई थी। हैंड टू हैंड आफ्टर 3 to 4 days हमारे ऑर्डर आ गए थे। तो इट्स वेरी फास्ट, टाइम सेविंग है आप अपने लिए, और एक अपॉर्चुनिटीज है एक नए प्लेटफॉर्म पे। तो एनसीटी से अगर अपन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो नए न्यू प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर प्रोफेशनल जो अभी शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग सिंपल है, अपन अपना व्यू रख सकते हैं और क्लियरली अपने क्लाइंट्स को आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक कंपनी की अभी अर्जेंट हियरिंग की ड्राफ्ट है जो भी हमने अभी लगाए थे, लेकिन ये ऊपर जो आप देखेंगे दैट इज बिफोर दी एंटिटी, एक तरीके का ये कवर पेज है, फिक्स है, ये आई है। एंड सी नंबर, दैट इज हमने अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन हमने लगाई थी। वैसे तो देखा जाए तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एप्लीकेशन को भी ऑटोमेटिकली अर्जेंट हियरिंग के साथ क्लब किया जा रहा है। तो फिर भी उस समय थोड़ी सी डिले चल रही थी, तो हमने एक अर्जेंट हियरिंग लगाई थी। तो एक कंपनी में जैसे देखिए फर्स्ट वाले में हो गया, पैटिशन हो गया, कंपनी हो गया, कंपनी के बिहाफ से हमने 2 डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करवाया। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है, देखिए आप जब ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे ऑनलाइन, तो ये जो मेमो पार्टीज के अंदर आपकी ये 3 पार्टीज आएगी पैटिशनर के अंदर, एक आएगी कंपनी और 2 आएंगे डायरेक्टर। वरना अगर आपने केवल एक डाला तो फिर से आपको एक डिफेक्ट मिल जाएगा, आपको फिर एनसीडी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप पहले इस डिफेक्ट को दूर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये इंडेक्स ये ऊपर का थोड़ा सा कट है, ये ऊपर सेम वो जो पहले से लास्ट पेज वाला जो आपका ये बिफोर द एनसीएलटी सेम आपका पेज ऊपर आएगा। ये इंडेक्स के अंदर मेमो पार्टीज, कॉपी से पैटिशनर और रेस्पोंडेंट इन सेम एप्लीकेशन कि हम चाहते हैं कि सर प्लीज हमारे प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करें। और ये एंसर में मैंने स्कीम लगाई है जो सीओडीएस वाली, जो अभी सितंबर तक पहले एक्सटेंड थी, सितंबर से पहले का केस था। तो ये आपकी सितंबर कॉपी ऑफ स्कीम जैसे 30 मार्च जो सबसे पहले मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी थी आपके लिए कि आप 30 सितंबर तक पेंडिंग कंप्लेंट्स कर सकते हैं, वापस एक नोटिफिकेशन आया, एंड दैट आफ्टर दैट नोटिफिकेशन आप दिसंबर तक आप सीओडीएस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं।
इसके अलावा एफिडेविट जाएगा आपका, जो भी स्टेट का होगा उस स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे राजस्थान के हिसाब से 50 रुपीज राजस्थान स्टैम्प के अकॉर्डिंग 50 रुपीज मोर देन इनफ है। देन आपका प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, इसमें भी जैसे रिवाइवल के अंदर 1000 रुपीज की पहले लगती है, तो अगर आप अर्जेंट क्लियरिंग लगा रहे हो तो इन दैट केस टू 1000 रुपीज का आपका डीडी या आपका ये लगेगा। और एक चीज ध्यान रखें कि ये जो अर्जेंट क्लियरिंग वाली एप्लीकेशन है ये फिजिकली सबमिट होगी, ये ऑनलाइन का प्रोसेस अभी इन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि जब हमारा केस लगा था तो हमने फिजिकली सबमिट कराई थी, और अभी एक दो दिन के अंदर या 10 वीक के अंदर कुछ ऑप्शन आया है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये आपकी ये भी सेम आपका ओरिजिनल सेट और 4 कॉपीज, ओरिजिनल सेट आपका जाएगा एनसीएलटी और 4 कॉपी सेम आप इनकम टैक्स वहां पे आप देंगे। ये सेम अपना ये मेमो पार्टीज का आपका ये फॉर्मेट है। सनशाइन हैंडीक्राफ्ट का कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आपकी कंपनी टैक्स के अंदर, जो भी कंपनी टैक्स 1956 के अंदर हुआ है, ये सीए नंबर जो है आपको वो एनसीएलटी खुद एनसीएलटी में जो आप सबमिट कराएंगे तो ये नंबर जनरेट करके देता है, आप नंबर लगा सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर, देन इसका मेमो पार्टीज में कंपनी हो गई है, ये इनके डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर इनके लिए authorized कराया by board resolution to appear on the behalf of the company or to authorize any council, CA, CS, ICW to appear on the behalf of NCLT। देखिए अब ये है ग्राउंड कि हमने क्या ग्राउंड लिए थी। The application for revival was filled by the applicant, the company was trying to हमने सेव दिया, सिंपल से ग्राउंड दिया कि मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च करी है साहब CODS के अंदर, जहाँ पे वो 30 सितंबर तक, शुरुआत में जब 30 सितंबर तक वो स्कीम आई थी तो हमने 30 सितंबर का रेफरेंस लिया हुआ है, जब आज की डेट में 30 दिसंबर तक ये एक्सटेंड हो गई है। हमने ग्राउंड लिया कि सब ये स्कीम का अगर हम बेनिफिट ही नहीं उठा पाए तो हमारे लिए ये मतलब ही क्या हुआ हमें रिवाइवल लगाने का। तो हमने अर्जेंट हियरिंग में ये प्लीज करी दैट एज वी वांट टू टेक बेनिफिट ऑफ दैट स्कीम, we want to take benefit of that scheme। हम चाहते हैं कि साहब आप हमें अपॉर्चुनिटी दें, आप हमें अपॉर्चुनिटी दें कि हम हमारी बात को रख सकें, क्योंकि अगर 30 सितंबर उस समय आई थिंक 20 सितंबर के अराउंड ही हमने अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई थी, और ऑब्वियसली अगर 10 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं था, अगर हम अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगा रहे हैं और हम CODS के अंदर उसको बेनिफिट ही नहीं उठा पाए तो वो चीज का फायदा क्या होगा। तो ये ग्राउंड हमने सिंप्लीफाइड तरीके से लिया था, हमें इस चीज का बेनिफिट दिया जाए और हमें हमारी हियरिंग सुनी जाए और हमारे डिसीजन जिससे हम इस बेनिफिट को उठा सकें। तो ये प्रेयर आप देखेंगे सिंपल कि हमने सिंपल प्रेयर करी कि दैट प्लीज अर्जेंट हियरिंग पे हमारी एप्लीकेशन को लिस्ट करा जाए और जो भी ऑर्डर है ऑनरेबल ट्रिब्यूनल में डीम फिट वो पास करें। अब इम्पोर्टेंट देखिए आज के टाइम पे आउट ऑफ 10 ऑर्डर जो एनसीएलटी से दैट आई एम चेकिंग, 5 ऑर्डर ऐसे होंगे जो कि 30 डेज के अंदर आरओसी में फाइल ही नहीं हो पाते। कुछ भी रीजन हो सकता है, जो आपकी 4-5 ईयर्स की अगर आपकी पेंडेंसीज है एंड आप नहीं हो पा रहे कि आप कंप्लाइंस नहीं हुए, तो क्योंकि बिकॉज 7 to 10 डेज ऑन एन एवरेज आरओसी ले लेता है उसको फिजिकली मार्केट से अप्लाई करने में। तो दैट से फिजिकली दिवाली का सीजन भी था एंड बहुत सारे रीजन होते हैं कि आप नहीं फाइल कर पाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहब आप 30 डेज के अंदर INC 28 फाइल करें, ऑर्डर फाइल करें, नहीं तो कॉन्डोनेशन के लिए वापस से अपन को एनसीएलटी जाना पड़ेगा, देन फिर आपकी वापस एनसीएलटी कॉस्ट इंपोज करेगा। पहले भी आपकी कॉस्ट इंपोज करेगा। रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि पहले जब एनसीएलटी की राजस्थान बैंक थी वो 20,000 के ऑन एन एवरेज कॉस्ट इंपोज कर रही थी पैकेज पे। अब जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं उससे मिनिमम कॉस्ट 50,000 इंपोज हो रही है, नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 50,000 की कॉस्ट इंपोज हो रही है और उससे भी ज्यादा अगर आप अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स या आप नहीं उनकी बात को समझ रहे हो तो मैनी केसेस दैट दे हैव बीन इंपोज मोर देन 50,000। तो साहब ये बहुत डिफिकल्ट है ये चीज इंश्योर करना कि कोई अपना ऑर्डर आ गया तो बात खत्म हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 30 डेज के अंदर आप INC 28 तो देखिए एक अभी हमारा रिसेंट ऑर्डर था जो कि अभी हमने मीटिंग अटेंड करी थी, इसमें 2 आईए और सीए आई होगी। देखो सीए तो एक मेन आपकी जो एप्लीकेशन जो हमने लगाई थी, आईए मतलब हमने अर्जेंट हियरिंग के अंदर लगाई थी,
बट आई वुड सजेस्ट कि अभी आपको अर्जेंट हेयरिंग लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भी आप नॉर्मल एप्लीकेशन भी लगाएंगे तो वो अर्जेंटली इसको हियर किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे इन द मैटर ऑफ जो भी मैटर्स हैं आपके सनशाइन हैंडीक्राफ्ट, जो भी हमारी कंपनी, जो भी कंपनी थ्रू जो भी डायरेक्टर्स हैं, ये हो गए, ये अपीलेंट के काउंसिल, जो हम काउंसिल थे शुभम जैन पीछे, रेस्पोंडेंट जो आरओसी की तरफ से पूजा मैम है, एडवोकेट फॉर इनकम टैक्स प्रतीक केरावत ऑन द बिहाफ ऑफ आरजी माथुर। क्योंकि ऑर्डर ये इसकी लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर की लैंग्वेज क्या है, और ये सारे ऑर्डर्स हैं आपको एनसीएलटी की साइट पे अवेलेबल है। आप जाएं, जो भी स्टेट का आपका एनसीएलटी है, आप या तो रेस्पोंडेंट, प्रैक्टिशनर या फिर आप एडवोकेट का काउंसलर का नाम डाल के दिखा सकते हैं। देखिए हमारे दो थे, हमारे आईए और सीए दोनों थी, और ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपकी मेन एप्लीकेशन आपने डाली है तो आपकी आईए भी डिस्पोज हो। देखो इसमें सिंपल करेगा, द अपील फिल्ड बाय सनशाइन हैंडीक्राफ्ट थ्रू शेयरहोल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, अपील रिस्टोर के लिए इट वाज स्टेट एंड आरओसी ने स्टक ऑफ कर दी गई है, कंपनी ने फाइलिंग नहीं करी है कंप्लाइंस से 2013 से, और एसटीके 7 जो कि 31 मार्च 2017 में आया था, फिर इसमें डिटेल दी गई उनके ऑर्डर में कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है। अब देखिए 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 पॉइंट। अकॉर्डिंगली द अपील इज अलाउड, रिस्टोरेशन मेंटेन इज द ऑर्डर, एंड देखिए 20,000 रुपीज तो आपको जमा कराने हैं पीएम केयर फंड के अंदर। ऑनलाइन आप जाएं पीएम डोनेशन फंड में, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, वॉट एवर मीडियम अवेलेबल है, 20,000 रुपए का आपको पेमेंट करना है। और एक सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताऊं, 30 डेज के टाइम कंज्यूमिंग के अंदर 7 डेज आपके आरओसी ले जाएंगे। और यहाँ पे पीएम केयर फंड के अंदर जो भी आप रिसिप्ट जनरेट करने में आपको 3 to 4 डेज लग जाएंगे, ये और प्रॉब्लम। तो 10 डेज तो आप मान लीजिए आपके गए, 5 to 6 डेज आरओसी ले जाएंगे आपके मास्टर डेटा को एक्टिव करने में, 3 to 4 डेज ये मिनिस्ट्री पीएम केयर फंड आपका ले जाएगा आपके रिसिप्ट जनरेट करने में। उसके बाद देखिए दूसरी कॉस्ट जो होगी वो होगी पे एंड अकाउंट ऑफिसर, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखिए आरओसी मिनिस्ट्री के साइड पे आपको जाना है, लॉग इन करना है, आपको मिसलेनियस फीस, देखिए ये नोट डाउन आप कर सकते हैं कि आपको ये क्लियर कर दूं मैं आपको कि दैट इज 15,000 टू पे इन द फेवर ऑफ पे एंड अकाउंट ऑफिसर, जीडी जमा नहीं होगा। पहले कुछ केसेस में आरोपी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब स्ट्रिक्टली दे डिनाइड, आपको ऑनलाइन ही 15,000 के पे एंड अकाउंट ऑफिसर से पे करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री की साइट पे आपको लॉग इन करना है, मिनिस्ट्री की साइट पे आपको लॉग इन करने के बाद पे मिसलेनियस फीस पे जाके आप कंपनी का नाम, डिटेल और सिंपल समरी डाल दें, दैट इज पेमेंट ऑफ फी इन रिलेशन टू द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 252 बाय द एनसीएलटी राइट बाय द एनसीएलटी। अब 15,000 आपका एनसीएलटी राजस्थान बार एसोसिएशन में आपका डीडी जमा होगा। एनसीएलटी बार एसोसिएशन के अंदर आपका 15,000 का डीडी जमा होगा, केवल एक ही। और जैसे ही आपका जमा होगा, यहाँ तक आपका जैसे ही आपके सारे काम हो गए, आपने 3 पेमेंट कर दिए, 20,000 आपने पीएम के फंड में जमा करा दिया, 15,000 आपने पे अकाउंट ऑफिस में ऑनलाइन पे कर दिया, 15,000 आपने डीडी जमा कर दिया एनसीएलटी बार एसोसिएशन में। आप तुरंत ही एक एप्लीकेशन बनाएंगे आरओसी को कवरिंग लेटर देते हुए, टू द आरओसी वी hereby request you to kindly revise or kindly active our master data so that we can file our pending complaints। उसके साथ अटैचमेंट आप नोट डाउन कर लीजिए। अटैचमेंट क्या करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन जाएगा, एप्लीकेशन की कॉपी जाएगी, एक आपका पेयर अकाउंट ऑफिसर की आपकी कॉपी जाएगी, 15,000 की आपकी पीएम केयर फंड का आपका अमाउंट जाएगा, जो 20,000 का सॉरी, और एक डीडी जो एनसीएलटी राजस्थान बार एसोसिएशन का है वो भी जमा होगा। और इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ ये आई थी कि एनसीएलटी बार एसोसिएशन का डीडी की कॉपी नहीं लगानी। एनसीएलटी राजस्थान बार एसोसिएशन का आपका जो भी डीडी है, आपको दैनिक भास्कर के सामने एक ऑफिस है एडवोकेट साहब का, उनके वहां पे आपको जाके आप उनको सबमिट करनी है, उनकी रिसीविंग लेनी है, वो रिसीविंग आपको एनसीएलटी और उसमें आरओसी की एप्लीकेशन में लगानी है। अगर आपने एनसीएलटी राजस्थान बार एसोसिएशन की एप्लीकेशन डायरेक्टली लगा ली बिना रिसीविंग के वहां के ऑफिस के, तो वो आरओसी का एक्सेप्ट नहीं करे, देन आपका 4 to 5 डेज और होंगे।
यहाँ पे देखिए 3 वीक्स है, यहाँ पे 30 डेज में 3 वीक्स के अंदर आपको ये चीज फाइल करना जरूरी है। कंप्लायंस के लिए एनसी 28 के लिए आपके पास 1 मंथ है। और इसके बाद आरओसी का सिंपल सा ऑर्डर है दैट हम आपको ऑर्डर का रिवाइवल देते हैं। द अपील कैन डिस्पोज ऑफ एंड देन फिर ये बोल रहा है कि आपको सारे कंप्लायंस 30 डेज के अंदर आपको करने हैं। अब देखिए एक लाइन अगर आप रीड करेंगे तो एक लाइन यहाँ पे मेंशन है दैट आरओसी इज डायरेक्टेड टू मार्क द डेट ऑफ द then director of the company is active provided the default by the director is limited under the consideration। तब इस चीज को लेके बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। फर्स्ट एनसीएलटी के पास पावर नहीं है इस डायरेक्टर के दिन को एक्टिव करने की। इट इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट ओनली बाय द रिट ऑफ मैंडेमस। ये इंपॉर्टेंट है। आरओसी का ये ऑर्डर आएगा, एनसीएलटी का ये ऑर्डर आए रहे हैं, बट एनसीएलटी इस ऑर्डर को आरओसी इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। आरओसी आपके दिन को एक्टिवेट नहीं करेगा, वो आपको साहब हाई कोर्ट से ही लेना पड़ेगा वापस से। इंपॉर्टेंट है। अब जो ऑर्डर एनसीएलटी दे दी, आई थिंक उन ऑर्डर में ये लाइन अब नहीं आ रही है क्योंकि एनसीएलटी डज नॉट हैव पावर टू एक्टिवेट द दिन। तो इन दैट केस हाई कोर्ट में ही ये रिट लगेगी। सर्टिफाइड कॉपी जो आपके पास आएंगी 7 to 10 डेज में आपके स्पीड पोस्ट से आती है, बट आई थिंक से कि आपको वेट नहीं करना है, आप ऑनलाइन कॉपी की लगा दें क्योंकि उससे आपका टाइम जा सकती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलिंग ऑफ ऑर्डर देखिए, अगर आईएनसी 20 तक जो आपको 30 डेज के अंदर फाइल करना है, ये अगर अपन मास्टर डेटा अपन जो फिजिकल एप्लीकेशन रिजोल्यूशन से ये हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आईएनसी 28 की रिलैक्सेशन हो गई। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इसकी पावर कॉर्डिनेशन की रीजनल डायरेक्टर के पास नहीं है। द पावर लाइज विद द पर्सन हु प्रोवाइड द ऑर्डर, और ऑर्डर जब एनसीएलटी का है तो 30 डेज के अंदर अगर आप एनसीएलटी नहीं फाइल कर पाए रजिस्ट्रार को तो उसकी कॉर्डिनेशन की पावर भी एनसीएलटी के पास है, और नहीं करने पर फिर से आप पे कॉस्ट इंपोज होगी जो कि कुछ भी हो सकती है एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपन डिस्कस कर सकते हैं, एक सीओडीएस स्कीम की। क्योंकि मेनली अपन को पता है कि सीओडीएस स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। 31 दिसंबर तक इसका बेनिफिट अवेलेबल है। एजीएम का एक्सटेंशन अपन को मिल गया है, तो सारी पेंडिंग कंप्लायंसेस अपन उस स्कीम के तहत अपन फाइल कर सकते हैं। अपनी सारी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, एनुअल फाइलिंग, आपकी एओसी 4 एमजीडी 7 आप फाइल कर सकते हैं। आप अपना डीपीटी डिपॉजिट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप अपने एक्टिव नॉन कंप्लाइंट अगर आपका हो गया तो आईएनसी 22 आप फाइल कर सकते हैं। आप केवाईसी डायरेक्ट केवाईसी फाइल कर सकते हैं क्योंकि पहले 65,000 की पेनल्टी थी तो वो भी वेव होगी। सीओडीएस स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और इसका बेनिफिट अपन प्रोफेशनल्स को अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी बात है। सारी कंप्लायंसेस बना, आपको पता ही है कि एनुअल फाइलिंग की बिफोर दैट स्कीम 100 रुपीज पर डे की नॉन कंप्लायंस की, और कहीं जगह लाखों में भी ये पे करी गई है बाय दी प्रोफेशनल्स की इनके कंप्लायंसेस के अगेंस्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये जो रिमेंबर वाली बात है कि कई लोगों को ये चीज का डाउट है कि केवल एनुअल फाइलिंग और पेंडिंग कंप्लायंसेस अगर अपन ने कर दी तो अपना काम हो गया। नहीं था, इसके बाद एक फॉर्म आएगा आई थिंक सीओडीएस से सीएफएस नाम से। जब आप सारी कंप्लायंसेस कर लेंगे तो जो भी फॉर्म्स आपने फाइल करे हैं और जो भी आपकी डिटेल है या फिर आपने जो कंप्लेंट करे वो फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। दैट विल बी एक्ट एज इम्यूनिटी सर्टिफिकेट। अगर आपने वो फॉर्म फाइल नहीं करा तो दैट पेंडिंग कंप्लायंसेस फाइल करना इज नॉट अ बिग डील। पेंडिंग प्रोसिक्यूशन ना नॉट हो जाए और नॉन लेट फाइलिंग की वजह से उससे बचाने के लिए आपको वो फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीज को आप फाइल करें। होप आपको मेरा आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा, और चेयरमैन साहब भी आप आ चुके हैं। वेलकम चेयरमैन सर। वेलकम सर, वेलकम। Thank you Shubham ji for delivering you speech and guidance. Is there any query? Please raise hand or chat.
किसी की अगर क्वेरीज हो तो वो शुभम जी को मेल भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं अभी। आशीष सर, एक चीज यस। और, अगर कोई भी प्रोफेशनल को कोई भी तरीके के ड्राफ्ट और वट एवर रेफरेंसेस के लिए या कोई भी उनको कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो मेल कर सकते हैं किसी भी चीज के ड्राफ्ट के लिए। कोई भी उनकी क्वेरी हो, वट एवर, इवन इट इज रिलेटेड टू एनसीएलटी रिवाइवल और एनी क्वेरी, चाहे वो फेमा से रिलेटेड हो या फिर कोई और लॉ से रिलेटेड हो या फिर आईटी से रिलेटेड हो, एनसीएलटी से रिलेटेड हो, इवन सेक्रेटरी कंप्लायंस से रिलेटेड हो, वो मुझे मेल कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनके हर क्वेरीज का जवाब दे पाऊँ। और साथ में मैं ये भी चाहूंगा कि कोई भी उनको ड्राफ्ट भी चाहिए हो, किसी भी तरीके की उनको कोई भी क्वेरीज हैं तो वो भी मैं उनकी अ, एक इनिशिएट लूंगा कि उनकी वो प्रॉब्लम्स को दूर करा जा सके जितना अपन कर सकते हैं। तो ये भी नहीं, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इज देयर एनी क्वेरीज? और अगर किसी को अगर कोई ड्राफ्ट या अपील का रिक्वायरमेंट हो तो शुभम जी को मेल भी कर सकते हैं, उनका मेल आईडी भी। सर, आशीष जी, आपकी कोई चैट बॉक्स के अंदर किसी ने क्वेरी डाली हो या शुभम जी आपकी चैट के अंदर किसी ने क्वेरी डाली हो तो आप देख लीजिए वहाँ पे कोई अगर नहीं, किसी की सर अभी क्वेरीज कोई आई नहीं है सर। चलो, तो आई थिंक शुभम जी ने इतनी अच्छी तरह समझाया कि क्वेरी बची नहीं है किसी की। वेलकम अनिल सर, वेलकम अनिल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेरी आई थिंक है? मैं अनिल सर को इनवाइट करूंगा, दो कुछ स्पीच अगर उनकी तरफ से हो तो बोलने के लिए सर। थैंक यू सो मच आशीष जी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी मेंबर से कि कोविड का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और क्योंकि पूरा ही मैरिज सीजन है आगे 26 और आगे 29, 30 हमारी फैमिली के अंदर में भी हो सकता है अभी फ्रेंड की शादी होगी। तो शादी तो आप अगर अवॉइड करें, अगर बिल्कुल अर्जेंट कोई शादी नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है। यस। ऐसा अगर अर्जेंट है कोई फैमिली में फ्रेंड्स में अगर आपको जाना है तो जाएं तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ जाएं और कोशिश करें जितनी सोशल डिस्टेंसिंग की आप फॉलो कर सकते हैं उतनी सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है। जैसे जिस कुछ मेंबर्स हमारे कोविड पॉजिटिव से रिकवर हो चुके हैं तो हमारा जो हमने गूगल फॉर्म बनाया था हेल्पडेस्क के अंदर हमारी, कि अगर आप लोग डोनेट करना चाहें तो उसके अंदर प्लीज आप लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर और ब्लड ग्रुप डाल दें, जिससे सो दैट कि अगर हमारे टीम मेंबर्स के अंदर फैकल्टी में किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो वो हम लोग आपसे कांटेक्ट कर सके प्लाज्मा डोनेट के लिए। ये रिक्वेस्ट है आपसे। और इसके अलावा अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की, अगर आप लोगों को प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, इनकेस अगर आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, आपको कहीं बेड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम लोग ट्राई करेंगे पूरी। जयपुर ब्रांच में एस डी हम लोगों ने कोविड हेल्पलाइन खोल रखी है डेडिकेटली, हमारी 3 से 4 स्टाफ सिर्फ उसी के ऊपर वर्क करते हैं। तो इनकेस भगवान ना करे ऐसा कुछ हो और फिर भी अगर ऐसी कोई चीज होती है, आपको कोई जरूरत पड़ती है, कोई हेल्प अगर आपको चाहिए कोविड से रिलेटेड, कुछ भी आपको एक्सवाइजेड पूछना है, मेरी पॉसिबल कि सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सर कोविड आ गया तो अब क्या करें। तो अगर वो कोई भी क्वेरी है आपकी कोविड से रिलेटेड तो आप हमारे हेल्प डेस्क के अंदर बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप किसी भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर को ही कॉल कर सकते हैं, आप मुझे भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है जो भी आपकी हेल्प हो सकती है जयपुर ब्रांच पूरा उसको करेगी। इस टाइम के अंदर अगर आपको ब्लड चाहिए या डॉक्टर चाहिए पूरा हम लोग करेंगे। सेकंड चीज, आपको ये भी पता होगा कि आईसीआई हेड ऑफिस 1,50,000 तक का रिम्बर्समेंट कर रहा है कोविड के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे आपके कोई डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स अगर कोविड से हैं अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो वो फॉर्म फिल करके ही आप लोग दे सकते हैं, साइन करा के उसको डेली दे सकते हैं। अभी तक जो स्कीम है उसमें यही है कि हॉस्पिटलाइज होंगे तो ही आपको रिम्बर्समेंट मिलेगा। बट आई थिंक मुझे ऐसा जो मेरा डिस्कशन हुआ था वहाँ कि शायद अभी ये चीज चल रही है कि आप कोविड है और घर पे भी अगर आपने कोई इलाज लिया तो अभी फाइनल नहीं है, बट मे बी शायद सीसीएम जो हमारे इसमें लग रहे हैं कि वो चीज को भी अप्रूव मिल जाएगी, तो अप्रूव हो जाएगा वो, तो हम लोग उसका क्लेम भी ले सकते हैं। तो बस यही है, आप लोग थोड़ा सा सेफ रहें, मास्क लगा के रखें और इनकेस कोई भी आपको क्वेरीज रहती है आज से रिलेटेड भी, अगर कोई आपको कंपनी से एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है, नॉट ओनली फॉर दिस टॉपिक कि आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ शुभम जी हैं ब्रांच से जुड़े हुए, अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है शुभम जी का मेल आईडी शुभम जी शेयर कर ही चुके हैं। और इसके अलावा भी और भी कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप हमें जयपुर ब्रांच में मेल कर दीजिए। वी विल शुभम जी हम आपसे रिप्लाई ले लेंगे या शुभम जी की मेल से कि हम लोग उसको रिवर्ट के ऊपर आप लोगों को रिवर्ट कर देंगे। और अगर आप लोग भी, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं एज ए स्पीकर
एज ए मोटिवेटर या कोई नए आइडियाज अगर आपके पास हैं तो प्लीज आप शेयर करें जयपुर ब्रांच के अंदर, सो दैट हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू सो मच आशीष जी, आपने जो थैंक यू अनिल सर, थैंक यू अनिल सर। टाइम दिया, और थैंक यू सो मच शुभम जी, आप जो जयपुर ब्रांच के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू अनिल सर। बताना चाहूंगा शुभम जी छोटे भाई है मेरे, तो वैसे तो छोटे भाई को तो आप कभी बुला सकते हो। आशीष जी हमारे मित्र हैं, तो आशीष जी को भी हम कभी बुला सकते हैं दोस्तों को। और आप सब भी अगर कोई भी अगर इश्यू है कुछ होता है तो प्लीज आप लोग हमें बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभम सर। थैंक यू सर, थैंक यू आशीष सर, थैंक यू सर।